अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं क्या? आप सब लोग भी आज ट्रैफिक जैम में स्टक थे? भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। और आज का जो पूरा दिन है, जिस हिसाब से सिचुएशन है, क्योंकि आज शब बारात भी है, तो आज बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक फ्लो है वो नज़र आएगा। और हर साल ऐसे ही होता है कि जब ये शब बारात से लेके रमज़ान के जो एंड के डेज़ होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम होता है। अच्छा जी, अब इस ट्रैफिक जैम का क्या किया जाए, क्योंकि ये तो है ही। और कराची में तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ट्रैफिक जैम तो होता ही है, लेकिन क्या करें, कराची के शहरी भी इस सूरत हाल से तंग आ चुके हैं, हम सब भी तंग हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे ही जीना है और ऐसी ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। शहर कैद का मौसम कैसा है? शहर कैद का मौसम जो है वो आजकल औसम है, लेकिन कल भी मैं कह रही थी ना कि लग रहा है गर्मियाँ आ गई हैं। तो भाई कुछ कुछ गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों की आमद है, लेकिन वैसी गर्मियाँ नहीं आ रही जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रमज़ान में जो है आई थिंक मौसम बड़ा बेहतर रहेगा। चलिए जी, अब आपके साथ में शेयर करते हैं कि शहर कैद का मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क है। शहर में दिन की औकात में तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सुबह सवेरे और रात के औकात में खुनकी बरकरार रहेगी। आइंदा चंद दिनों में किसी नई सर्द लहर का कोई इम्कान नहीं, जबकि फरवरी के महीने में सर्दी की शिद्दत मामूल से कम रहने का जो है वो इम्कान है। और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुमाल मशरिक सिम से हल्की रफ्तार में तेज़ हवाएं चल रही हैं। अच्छा जी, मौसम बदल रहा है तो जाहिर सी बात है मौसम के साथ साथ लोगों की आदतें भी बदल रही हैं, लाइफस्टाइल बदल रहा है। वहीं पर जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो मौसम की तब्दीली और वायरल इन्फेक्शन का फैलने का जो खदशा है वो बरकरार है, और इस हवाले से जो बीमारियों की शरह है वो बढ़ गई है। हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे मरीज़ और ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से जा रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। तो आपने इस मौसम में जो है वो बड़ा अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना है, साफ़ पानी का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही जो पोलियो मुहिम है उसका भी आगाज़ हो गया है। वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो पोलियो से बचाव के कतरे भी लाजमी पिलवाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, इर्द गिर्द भी लोगों की सेहत का जो है वो ख्याल रखें। आगे बढ़ते और आपके साथ में शेयर करते जी गोल्ड प्राइस क्या है, गोल्ड प्राइस क्या है और गोल्ड की कीमतें कहाँ पहुंची। अभी तक भी गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। कुछ लोगों ने बहुत सारे जो है वो सिल्वर और चांदी के सेट और चांदी की चीज़ें जो है वो ख़रीद ली थी कि जी पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन बहरहाल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साथ साथ गोल्ड के हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल्ड बेचना है या नहीं, ये इसके प्राइस से आपने आइडिया लगाना है। और प्राइस क्या हुए हैं जी गोल्ड के? सोना और चांदी मजीद सस्ता। आलमी मार्केट में सोना $215 सस्ता होकर $4,676 तक गिर गया। एक तोला सोना मजीद $21,500 सस्ता हो गया और एक तोला चांदी ₹601 कमी के बाद $8,405 तक जो है वो गिर गई है। तो ये तो जी गोल्ड प्राइस हो गए। आगे बढ़ते और आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी जहाँ पे अब रमज़ान आ रहे हैं, महंगाई उरूज पर है, महंगाई बढ़ने जा रही है, महंगाई की शरह बढ़ गई है, वहीं जो फर्नीचर की कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो भाई जिन लोगों ने फर्नीचर ख़रीदना है ना, होशियार खबरदार, फर्नीचर जो है वो महंगा हो गया, ख़रीदार परेशान है। जबकि शोरूम मालकान जो हैं वो बिल्कुल उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि उन्होंने करना क्या है। फर्नीचर के रेट कई गुना बढ़ा दिए गए हैं और ख़रीदार जो है वो ये कहता है कि भाई अब हमारे लिए जो फर्नीचर ख़रीदना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया है कहा जा रहा है कि वो महंगी हो गई है। अच्छा, जो कंपनीज़ ने शीट और हार्डवेयर महंगा कर दिया जिसके बायस फर्नीचर की कीमतों पर असर पड़ा है। जो शोरूम के मालिक हैं वो ये कहते हैं, लेकिन ख़रीदार जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि ये तो ख़रीदारों के लिए एक बड़ा जो है वो चैलेंज है कि अब किसी के घर में अगर शादी है, किसी को वैसे ही ईद पे अपना जो है वो फर्नीचर चेंज करना है, सोफ़े चेंज करने हैं, तो अब ये चीज़ें भी इतनी महंगी होगी, मतलब दुगने प्राइस हो गए फर्नीचर के। सो आई थिंक इसके बारे में भी जो है वो आवाम खासे परेशान है। वैसे कौन कौन से ऐसे मसले जो कराची में मसले नहीं है, बहुत मसले भाई यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें जीना है, रहना है और इसी कराची को आगे बढ़ाना है। एक और ख़बर आज़मीन हज के लिए। अब क्या खबर है इन लोगों के लिए? खबर यह है कि आज़मीन हज सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए घर बैठे अपनी बायोमेट्रिक जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, और ऐसा कहना है तर्जुमान मजहबी उमूर का। अच्छा जी, हज वीज़ा के लिए सऊदी बायोमेट्रिक करवाना लाजिम है। बायोमेट्रिक ना होने की सूरत में हज वीज़ा नहीं लगेगा। मोबाइल ऐप से बायोमेट्रिक मुकम्मल करने के लिए मुताल्लिका बैंक ब्रांच से भी मदद ले सकते हैं। अगर ऐप से बायोमेट्रिक ना हो सके तो करीबी सऊदी ताशीर सेंटर से 8 फरवरी से कबल बायोमेट्रिक करवा लें। आज़मीन हज के लिए सऊदी ताशीर सेंटर्स के औकात पीर ता जुमा दिन 1 ता 5 बजे तक मुकर्रर हैं। जहमत से बचने के लिए सिर्फ मुकर्ररा औकात के दौरान सऊदी ताशीर सेंटर जाएं, और जो मज़ीद तफसीलात हैं उसके लिए इनकी जो ऐप है वो उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं तफसीलात। तो ये वो खबरें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब जनाब आज क्या सूरत हाल है? आज कुछ ऐसे सूरत हाल है कि स्टिल
जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ से बड़ी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि जी पाकिस्तान ने ये क्या किया, और जो कुछ हुआ है इंडिया के साथ उसके बाद तो उनका रोना बनता है, उसके बाद तो उनका जितना भी चीखना चिल्लाना है वो बनता है। तो वर्ल्ड कप के हवाले से करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद, और हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट जो है हमारे साथ होंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें और रखेंगे उनके सामने सारे फैक्ट्स कि भाई इंडिया ने क्या कुछ किया और उसके बाद अब पाकिस्तान ने जो तगड़ा जवाब दिया है उस पर पूरी दुनिया में क्या रिएक्शन आ रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। भाई क्रिकेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है? क्रिकेट वर्ल्ड में ये कुछ हो रहा है कि इंडिया की आवाज़ें आ रही हैं, रोने की आवाज़ें आ रही हैं, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ा और चीखें थोड़ा और रोएं, क्योंकि आपने हमेशा पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश की। और अगर मैं अर्नब गोस्वामी की बात करूँ ना, तो उनको तो उनकी ज़हनी हालत ख़राब हो गई है। वो जिस तरह से आजकल अपना शो कर रहे हैं, वो जिस तरह से आजकल पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि उनको सीरियसली जो है वो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। बल्कि पूरे इंडिया में क्योस क्रिएट है। पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं कन्फर्म कर रहा, जुमा कब आएगा, पीर कब आएगा, और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो आए या नहीं आए, हम तो ग्राउंड में जाएंगे, हम तो प्रैक्टिस करेंगे। सो हु केयर्स, आपने प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान के क्या प्रिंसिपल्स हैं। पाकिस्तान ने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान किन शराइत पर खेल सकता है और पाकिस्तान किन शराइत पर नहीं खेलेगा। वर्ल्ड कप में हम जा रहे हैं, वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ हम नहीं खेल रहे हैं। हमारी मर्जी, हमारा दिल है। भाई पाकिस्तान नहीं तो कैसी क्रिकेट, पाकिस्तान नहीं तो कैसे ब्रॉडकास्टर्स, पाकिस्तान नहीं तो कैसी व्यूवरशिप। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तौसीफ अहमद साहब ने, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, टेस्ट फॉर्मर क्रिकेटर हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा तौसीफ भाई, ये बताइएगा कि अभी ये जो करंट सिचुएशन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान ने जो है जिस तरह से फेंटा लगाया है, जिस तरह से झटका दिया है भारत को, और पहली दफ़ा कोई ऐसे चेयरमैन आए हैं, पहली दफ़ा किसी चेयरमैन ने इतने सालों बाद ऐसा रिप्लाई किया कि इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात की, और पूरा इंडिया जो है वो शॉक्ड है। कैसे देख रहे हैं आप ये सारी सिचुएशन? जी शुक्रिया। एक तो इसमें दो राय नहीं है। इससे पहले हमने इतना जो है अटैकिंग क्रिकेट हमने नहीं खेली। बाहर चेयरमैन के उस पर कहते हैं हम बड़े पोलाइट होके गए। वो भी हमारा स्टाइल है कि हम पोलाइट होके जो है काम करते हैं बड़े तरीके से, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, जाहिर है। लेकिन आप इतने अच्छे से हमें आपने इतना पिंच करके रख दिया हमारी, तो जाहिर है एक टाइम ऐसा आया जब नकवी साहब आए और हमने देखा कि प्रिंसिपल पे हमने स्टैंड लिया कि बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ ये दूसरे मजहब की बातें ले आते हैं। प्रिंसिपल पे हमने किया कि ये बांग्लादेश को आप कैसे बाहर कर सकते हो। और फिर जाहिर है आपने देखा कि दुबई में हमारे चेयरमैन साहब खड़े स्टेज पे, और जाहिर है कौन खड़ा था वहां पे? एक बांग्लादेश के उसके बोर्ड के मेंबर खड़े हुए थे, ट्रॉफी लेने नहीं आए, मस्तियां मचाई हुई थी इन्होंने। तो हम भी इंतजार कर रहे थे। चेयरमैन साहब ने जो डिसीजन लिया यकीनी तौर पे ठीक था। ये कोई आप ही का बिगाड़ा हुआ सब कुछ है। एक्चुअल क्या है कि इनको परेशानी क्रिकेट से इतनी नहीं है जितनी मोहसिन नकवी साहब से है। जाहिर है उनके पास दो चीजें ऐसी हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स यस बिल्कुल, और एक ऐसी चीज है जो कि इनको हिला के रख दिया है पहले इससे। तो मेरा ख्याल ये उसकी खुंदक ज्यादा निकाल रहे हैं। क्रिकेट के मामले में बिल्कुल हम स्टैंड ले रहे हैं, और लिए हमने सही स्टैंड लिया है, कोई ऐसा वो नहीं है। और आपको फिक्रें अब ये तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो विक्रांत गुप्ता का भी परेशानी उसको बहुत ज्यादा हुई है, सारा कुछ है। इनका माल लगा हुआ है, हकीकत पूछे, इनका माल लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है। अच्छा बात वही है जी, बिल्कुल सर, बात वही है कि अगर पाकिस्तान नहीं है तो कैसी क्रिकेट। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, पाकिस्तान नहीं है तो फिर कैसे मैचेस, और इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना नुकसान हो जाएगा भारत को। क्योंकि इस सारी सूरत हाल में मुकेश अंबानी जो है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके भी बहुत पैसे लगे हुए थे। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं सबकी निगाहें नजरें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस पर ही होती है। सर मैं तो वो जीरो भी नहीं गिन पा रहा था ऐसे करके। जो हमारे जो PSL में टीम खरीदी गई है वो भी मैं नहीं गिन पा रहा था। ये तो उससे कितने गुना ज्यादा है। मैं अमाउंट क्या बिलियंस के हिसाब से है। और जाहिर है ये जिनके पास अब गए हैं वो भी बड़े टॉप क्लास हैं। आपको पता ही है, पैसा पैसा पैसा, इनका धंधा ही पैसा है और कुछ है नहीं है। क्रिकेट पे तो ध्यान ही नहीं देते। बच्चों को सिखाते हैं
हाथ नहीं मिलाना, उससे कहते हैं ये नहीं करना। क्या आपको प्रॉब्लम है यार? खेलते रहो हमारे बगैर, आपकी मुश्किलें दाल गले। ये टूर्नामेंट, ये इवेंट पाकिस्तान है तो आप हैं, वरना कोई फायदा नहीं। खेलते रहिए ना, खेलें युगांडा से, खेलें इनसे, खेलें उनसे, खेलें। लेकिन अभी भी हम सोच रहे हैं, देखें हम, मैं क्रिकेट के अगेंस्ट कभी भी नहीं हूँ, और जाहिर है जी जी। हमारे बड़े जो हैं, जाहिर है हाँ। क्रिकेट बोर्ड और नकवी साहब वगैरह, हम बिल्कुल नहीं, हम बड़े पोलाइट चल रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है उनके उनके कोई ये जो जय शाह और ये स्टेज पर खड़े हों और कोई हम लेने ना आए ट्रॉफी, ये तो हमें तो जवाब देना है। तरीके हम लोगों की रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं आपकी नहीं है रिस्पेक्ट, इतनी आपकी रिस्पेक्ट नहीं है कि आप कभी कहीं खुंदक लेके, हमने जहां निकालनी थी उसको छोड़ देना, आप लोग भी उधर ही छोड़ दें भाई। हमने तो अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी, मैं सियासी उस पे आऊंगा तो फिर मुश्किल पड़ेगी। हम उस पे आप लोग कर ले जो करना है, इधर हमें खेलने दे जो कुछ भी है। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इनकी वो जो है खत्म नहीं हुई, और हम अभी सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो होगा बेहतर, इसका अनाउंस तो कर दिया है जी। इंशाल्लाह, बेहतर इसका वो निकालेंगे हल। अच्छा, व्हाट आर द ऑप्शंस अगर इंडिया जो है पाकिस्तान की सारी बातें मान ले? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, पाकिस्तान के अपने प्रिंसिपल्स हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, यकजहती का इजहार किया है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद आपको क्या लगता है अभी कोई ऑप्शन है ऐसा कि अगर इंडिया मान जाता है, आईसीसीआई बैकफुट पर जाता है और बीसीसीआई ऑल्सो इस बात को कंसिडर करता है कि नहीं, अगर हमें ये मैच करवाना है, अगर हमें ये मोस्ट फेवरेट मैच करवाना है जिसके लिए शाकीन क्रिकेट इंतजार में थे, जिसके लिए पूरे इंडिया से अब मोदी सरकार को सुनने को मिल रही है कि जी ये आप क्या करते जा रहे हैं, एक एक करके सारी टीम्स अगर ऐसे चले जाएंगी तो बच कौन जाएगा पीछे? तो क्या लगता है, व्हाट आर दी ऑप्शंस? फिर क्या हो सकता है? पाकिस्तान क्या खेल सकता है इंडिया के साथ उस सूरत में जब पाकिस्तान की सारी बातें मानी जाए? देखिए, आईसीसी का मतलब क्या? आईसीसी और बीसीसीआई एक ही चीज है, और ये जो हड़दर्मियां मचाई हैं, आपको खुद पता है कि जो कुछ भी इनके गवर्नमेंट के वो लोग इन्वॉल्व है, हमारे गवर्नमेंट का आदमी इन्वॉल्व हुआ, ऐसे तो इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त तक तो ये अपने ही मस्ती में सवार थे। आन के 2 डिसीजन लिए, 3 डिसीजन लिए, और प्रिंसिपल पे हम जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। और अभी भी देखिए, आप क्रिकेट बोर्ड को जो चीजें करनी है वो डेफिनेटली करेगा। हम नीचे गिर के कुछ भी नहीं करेंगे, हम उनसे जो भी लेंगे, और आप ऐसे वर्बली नहीं करेंगे। आप धोखा देते हो, आपके पास हम गए थे, ऐसा सब जगह हमने बहुत कुछ किया आपके लिए, आप धोखेबाज हो, आप धोखा देते हो, तो अब धोखा नहीं चलेगा। ये सारा आपको राइटिंग में जो कुछ भी होगा, XYZ जो भी होगा, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को शायद ये अब इन्वॉल्व कर, क्योंकि वो मान भी गए सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन हम प्रिंसिपल पे खड़े थे, चेयरमैन साहब प्रिंसिपल पे खड़े थे। अब हम अपनी बात मनवाएंगे, क्या है जो कुछ है वो सामने है, हम नहीं चाहते, लेकिन खलबली तो उन्हें बची है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो इनका तो ये इवेंट तो गया काम से, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, बेकार है, कचरा है। और बाहर से जो इनके आएंगी, मतलब ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर, ये आपके उनके दरवाजे पे खड़े हुए हैं और तरले करके हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि भाई करो भाई कुछ, हम तो मारे जाएंगे सब। और इसके अलावा बाहर के लोग भी, जाहिर है हमारे भी कुछ पोलाइट हुए हैं कुछ लोग, मतलब क्रिकेटिंग उसमें, लेकिन पोलाइट ऐसे नहीं, हम बहुत पोलाइट हो लिए, हम क्रिकेट खराब नहीं करना चाहते। हम कोई तो खड़ा हो यार, कोई तो बात करेगा यार। आप लोग तो कमाल करते हो, अगर बात नहीं कर सकते तो ये मैं तो हैरत हूँ इस एशियन पे कि क्या हो गया है इन लोगों को, पैसे के खातिर तुम लोग ये कर रहे हो, प्रिंसिपल पे खड़े हो भाई। सही, बिल्कुल। अच्छा, प्रिंसिपल पे पाकिस्तान अपनी जगह पर कायम है, और डेफिनेटली जो हमारा स्टांस है वो है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान को क्रिकेट से लेकर हर शोबे में आइसोलेट करना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान ना तो आइसोलेट है, ना ही पाकिस्तान जो है वो किसी के कहने पर चलता है, हमें जो ठीक लगा हमने वो फैसला किया। आगे आने वाले दिनों में आप किस तरीके से देख रहे हैं? और अगर हाइब्रिड मॉडल की बात करें ना, तो पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि भाई अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर हो सकते हैं, अगर जो दूसरी टीम्स हैं उनके जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर हो सकते हैं, तो बांग्लादेश को भी ये सहूलत दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने कंसर्न जाहिर किए थे। अभी आपको क्या लगता है कि ये कितना इम्पैक्टफुल होगा
पाकिस्तान के लिए और इसका कितना नेगेटिव असर हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया में, इंडिया के लिए, कि पाकिस्तान आपसे बायलैटरल सीरीज भी खेल लेता है, आपके कंडीशंस पर खेली कि जी ठीक है क्रिकेट को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान ने आपसे हाइब्रिड मॉडल का कहा, आपने कहा नहीं, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया भी चला गया क्योंकि क्रिकेट को सपोर्ट करना है। लेकिन बार बार क्रिकेट का डेकोरम कायम करना, क्रिकेट का डेकोरम मेंटेन करना पाकिस्तान की ही जिम्मेदारी नहीं है, इसमें वो बाकी ममालिक भी शामिल हैं जिनको क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ सोचना चाहिए। तो सर कैसे देख रहे हैं ये सूरत हाल आप, कि जहां पर पाकिस्तान अपने एक स्टांस के साथ अलग है और बाकी जो दीगर ममालिक हैं दे नो कि जो भी सूरत हाल है क्या कुछ हो रहा है, इससे इंडिया एक एक करके खुद बाकी ममालिक को खो रहा है और आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। दरअसल बाकी ममालिक जो है ना, आप जल्दी करें। पता है ये वो हड्डियां नहीं है जो मानने वाली हैं। इनको मार पड़ेगी तभी ये सही होते हैं। तो भाई हम मारने की बात नहीं कर रहे, ये तो जो कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट कर रहे थे। आपने बोला ही नहीं कुछ हमारे फेवर में, आप लोग खामोश रहे। जब आपके ऊपर आई, मैं बांग्लादेश को भी कह रहा हूं, जब आपके ऊपर आई तो हम तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करने वाले लोग हैं। हम लोग तो खेल पे कभी बिगाड़ नहीं डालते। तो हम आप पे आए, भाई बोलो, खुदा के वास्ते कुछ बोलो। अभी तो जिसे कहना चाहिए कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो थोड़ा सा ये हुआ है। हम बड़े सही फैसले लेंगे इंशाल्लाह, और ऐसे फैसले लेंगे जिसमें नुकसान नहीं होगा। और इनको नुकसान हो सकता है, हमें पैसे का नुकसान है, हमें पता है कि पैसे का नुकसान की बात कर रहे हैं ना। क्या करेंगे, आइसोलेट कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या चीजें करेंगे, है उसमें चीजें कुछ है। लेकिन हम जब अपना प्रूफ देंगे, बताएंगे कि भाई आपसे हमने जब कहा, आपने कहा हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, आपने कहा हम मान लिए जो कि गलत था। अब हमारी बारी आई, हमारी गवर्नमेंट भी भाई कह रही है आप लोग हमारे लिए बहुत ज्यादती कर रहे हो, गवर्नमेंट देगी हमें परमिशन। तो प्रिंसिपल पे हम जाके आपसे खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। मैं पहले कहता था इनसे खेलो, खूब खेलो, मगर आप अपनी टीम के लड़कों को इस तरह की हरकतें सिखा रहे हो। हमारे यहाँ तो कभी भी नहीं हुआ भाई। आपने वो आफरीदी वाली टीम गई भी थी, उसको उसमें भी आपने रफा डाला, वहां पर भी आप लोग जो फोरफीट किया मैच, हम भी फोरफीट कर देंगे मैच। 2 पॉइंट ले लीजिए और घर चले जाइए। लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो, कोई रास्ता निकल आए, और नकवी साहब रास्ता निकाल लेंगे लगता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ सर इस वक्त आपके टाइम के लिए, और आपने टाइम हमें दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से, और वो पर्सनैलिटी कौन है ये पता चलेगा आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भाई कुछ बात करते हैं हम आपके स्कैल्प के हवाले से, कि स्कैल्प जो है वो आपके बालों के लिए, और स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है उस वक्त जब आप उसकी केयर नहीं करते। जाहिर सी बात है, जो आपका सरफेस है अगर वो प्रॉब्लम करेगा, आपके बालों में प्रॉब्लम होगी, दीगर और इश्यूज़ होंगे, एलोपेशिया है, फिर स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन है। ये सब कैसे करवाना है और ये क्यों करवाना है, इस पर बात करने के लिए आमना लक इस वक्त हमारे साथ हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग आमना, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन क्यों करवानी चाहिए और किन लोगों को करवानी चाहिए? अच्छा, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपकी अगर थिनिंग हो रही हो तो उसको कवर अप कर देता है। लोग यूजुअली हेयर फाइबर यूज करते हैं या फिर टॉपिक जैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ताकि उनकी जो अंदर से बॉल्डनेस नजर आ रही है वो कवर हो जाए। तो स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज है जो कि सेमी परमानेंट है और 3 to 5 years तक वो लास्ट करती है, और वो क्रिएट करती है इल्यूजन ऑफ फॉलिकल। जैसे एक फॉलिकल, छोटा सा डॉट हमारे स्किन पे आता है ना जब बाल निकलने वाला होता है, जी 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 जी, तो उस तरह की हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर पीपल जो कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर गए होते हैं थिननेस की वजह से, बॉल्डनेस की वजह से, तो इंस्टेंटली उनका कवर अप आ जाता है जिससे वो काफी कॉन्फिडेंट फील करता है। सही। अच्छा बताएं ना आपके किन लोगों को करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, जिनके स्कैल्प के ऊपर बाल कम है, यानी जब वो मांग निकाल रहे होते हैं या वो जो भी हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो वो बॉल्डनेस दिखती है। तो ये हाँ जी जी बोलिए। ये दोनों मेल फीमेल, मर्द हजरात और औरतें खवातीन, ये दोनों करवा सकते हैं।
और स्पेशली विमेन जब एज वी एज तो विडोज पीक आ जाती है, जैसे फोरहेड आपका पीछे बड़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे होने लग जाती है। अच्छा। सो वहां के कवर अप के लिए भी अच्छा है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी मेरी फ्रंट हेयर लाइन है, जी तो जी। यहाँ बाल छोटे छोटे होते हैं, तो हम ये ऐसी चीज को रिक्रिएट कर देते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल लगे। और जो मर्द हैं उनका भी यहाँ फोरहेड जैसे बड़ा होने लग जाता है, तो अच्छा। उनके लिए भी यही ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं। और ये बहुत नेचुरल इसके रिजल्ट्स होते हैं। कई लोगों को जैसे पैचेस हो जाते हैं जो कि एलोपेशिया जिसको कहा जाता है। एलोपेशिया। तो हाँ, एलोपेशिया अब काफी किस्म का होता है। एक जैसे जिसमें आपके बाल कभी कभी वापस आ जाते हैं 4 to 6 वीक्स में ऑटोमेटिकली। सही। तो ऐसे काफी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनको एलोपेशिया हो जाता है। और आईब्रोज पे भी हो सकता है एलोपेशिया, या जो मेल क्लाइंट्स हैं उनकी बियर्ड पे भी एलोपेशिया हो सकता है। तो ये इंस्टेंट एक कवर अप है जिससे फौरन आपको रिजल्ट मिलता है। मतलब यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर हेयर टू ग्रो बैक। और ये फौरन से आपको इल्यूजन देता है हेयर की। सही। अच्छा ये बताएं कि ये कितना मतलब इसकी क्या है ड्यूरेबिलिटी, कितना टाइम चलता है और कब आना चाहिए अगर किसी को कहीं जाना है, किसी इवेंट पर जाना है या किसी की शादी प्लान हो रही है, 6 मंथ पहले आ जाए, 2 मंथ्स पहले आ जाए, 3 मंथ्स पहले आ जाए, क्या करना चाहिए जब आपने इसकी ट्रीटमेंट करवानी है, स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन करवानी है? तो देखिए ये तो एक चीज ऐसी है, बाल जैसे ब्यूटी होती है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड औरतों के लिए स्पेशली कि बालों से ब्यूटी होती है। तो जरूरी नहीं है कि किसी इवेंट का ही वेट किया जाए। आई फील कि अगर आपकी थिनिंग हो गई है और आपने काफी डॉक्टर्स के चक्कर लगा लिए हैं और आपको कोई वो नहीं मिली, सोल्यूशन नहीं मिला है और आपकी हेयर ग्रोथ का कुछ नहीं हो रहा, जैसे लॉट ऑफ पीपल से कि पीआरपी जब तक कराते रहे तब तक ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल। और ऑयलिंग, कोई कहते हैं कि हम बहुत ऑयलिंग भी करते हैं या हम सप्लीमेंट्स लेते हैं फॉर हेयर ग्रोथ। तो अगर उनको रिजल्ट्स ना मिल रहे हों तो दे डोंट हैव टू वेट कि किसी इवेंट के लिए या अपनी शादी के लिए या फिर किसी लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट के लिए कि अब मुझे ये कराना चाहिए। जैसे ही आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि आपके बाल कम है, मेरा ख्याल है दैट इज द राइट टाइम। और जब आपने सारी चीजें भी ट्राई कर ली हो कि आपने सप्लीमेंट्स खा लिए हैं, आपने पीआरपी करा लिया, आपने कोई और मीजोथेरेपीज करा लिए हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आमना, ये जो स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन है, स्कैल्प की ट्रीटमेंट है बेसिकली। जो लोग भी चाहते हैं कि जी ठीक है हमारी जो बॉल्डनेस है वो खत्म हो जाए और हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल, यानी हमारा जो स्कैल्प है वो थ्रू आउट बड़ा हेल्दी लगे, यानी कि लगे कि जी बहुत ज़्यादा घने बाल हैं एंड ऑल दैट। उनमें कौन लोग हैं, मतलब वो पहले ट्राई कर लें, विटामिन खाना ट्राई कर लें, वो पहले जो है बाकी ट्रीटमेंट ट्राई कर लें, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? मतलब लोगों को इस बात पर मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अगर आप उनसे कहें तो वो कहते हैं ठीक है हम टॉपिक डाल लेंगे सर में, ओके फाइन हम विटामिन खा लेंगे, ओके फाइन हम ऑयलिंग कर लेंगे, ठीक है जी हम कस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे जिससे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस, देयर आर मेनी रिबटल्स ऑफ द पीपल कि वो ये कहते हैं कि भाई व्हाई वी गो दैट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट्स कॉल्ड स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन। इसका एक ही आंसर है, क्योंकि रिजल्ट इंस्टेंट है। बाकी आप कुछ भी करेंगे, आप सप्लीमेंट्स खा लें, आप ये ट्रीटमेंट्स करवा लें, आप ऑयलिंग कर लें, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल जो भी है आप सब लगा लें, बट ऑल ऑफ दैट टेक्स टाइम। नहीं इंस्टेंट, लेकिन इंस्टेंट कितना जल्दी रिजल्ट आ जाता है आमना इसका? फौरन जैसे हम माइक्रो ब्लेडिंग करते हैं तो हमें फौरन से हमारे आईब्रोज ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरह स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन है। और जैसे दूसरी चीजों में और ये कितने टाइम चलती है ये ट्रीटमेंट? अगर कोई करवा रहा है तो कितने टाइम? 3 to 5 years। अच्छा, 3 to 5 years, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स लाइफस्टाइल। अगर वो उनका फील्ड वर्क ज्यादा है या वो जिम ज्यादा करते हैं, स्वेटिंग ज्यादा है,
सही। तो उससे फेडिंग जल्दी हो सकती है। अच्छा, ये जो माइक्रो पिगमेंटेशन है, अब कोई बहुत ज्यादा अपना सर वॉश करते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि जी वो बार बार अपना सर भी वॉश कर रहे होते हैं, दिन में 2 टाइम भी जाके वो बात ले रहे हैं एंड ऑल दैट, तो उन लोगों के लिए भी ठीक है क्योंकि फिर वो इफेक्ट तो नहीं होता जो ये ट्रीटमेंट हुआ होता है? देखिए, जितना भी ज्यादा आप किसी, वैसे तो 2 दफा किसी को नहाना है तो नहा ले, बॉडी शावर ले ले, हाँ। बट डोंट शैम्पू योर हेयर ट्वाइस अ डे, क्योंकि वैसे जनरली आपको हफ्ते में 3 दफा मैक्सिमम होता है शैम्पू करना। जी। तो उससे ज्यादा तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं डेली, तो फिर ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो इफेक्ट होंगे। सही। चलिए जी, यहीं से डिस्कशन आमना कंटिन्यू करते हैं और फिर आके पूछते हैं कि एक परफेक्ट जो है वो किस तरीके से आपका हो सकता है, एक परफेक्ट आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे मेंटेन हो सकता है, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल जो है वो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, और लाइफ स्टाइल का इम्पैक्ट होता है आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे, आपके ब्रेन पे, आपकी थ्रू आउट जो लाइफ है उसके ऊपर। तो वापस आते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर एलोपेशिया के बारे में बात करेंगे और ये भी पूछेंगे आमना से कि आमना ये बताइए कि शैम्पू करने का जो सही तरीका है बेसिकली वो क्या है। तो ये सारी बातें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमना हमारे साथ हैं और किस तरह आप अपने हेयर्स को जो है वो बेहतर रख सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, कितनी अच्छी डाइट जो है वो आप खा सकते हैं, ये सारी बातें जो है इफेक्ट करती हैं आपके बालों को, आपके हेयर कंडीशन को। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो लंबे हों, घने हों, चमकदार हों और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके बालों पर लगाने से आप पीछे रहना चाहते हैं कि सारे केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें ना लगाएं, तो ये जो ट्रीटमेंट है स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, आई थिंक ये बेस्ट है। इससे आपके बाल जो हैं, आपकी जो बॉल्डनेस है वो भी खत्म हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलोपेशिया के हवाले से। ये बताएं आमना कि एलोपेशिया क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हैं? एलोपेशिया जो है बेसिकली जब हमारी बॉडी के अपने सेल्स, स्पेशली ये होता है स्कैल्प पे, अपने सेल्स आपके अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाएं, इस कंडीशन को ऑटो इम्यून कहते हैं। ओके। तो फर्स्टली तो स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हो गए हैं किसी एक इंसान के कि उनकी बॉडी अपने अगेंस्ट फाइट करना शुरू हो गई है। तो एलोपेशिया होता है हाई स्ट्रेस लेवल्स की वजह से। ठीक, हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से एलोपेशिया होता है। इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा? देखिए, एलोपेशिया के काफी ट्रीटमेंट्स होते हैं। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट के थ्रू भी बाल आ जाते हैं, पर कुछ लोगों के पैचेस विद इन अ फ्यू डेज गिर जाते हैं और उनके स्कैल्प में बहुत बड़े बड़े से पैचेस बन जाते हैं। वो फ्रंट पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्राउन पे हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है। बल्कि मेरी कुछ क्लाइंट्स जिनका मैंने किया है तो उनका जैसे फ्रंट पूरा ही नहीं है और फिर पीछे कहीं कहीं बाल हैं। सो इस तरह से पैचेस में गिर जाते हैं बाल। जरूरी नहीं है कि एलोपेशिया के बाद आपके बाल आए। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके आ जाते हैं, बट काफी लोगों के नहीं आते। तो इनके लिए ये परफेक्ट ट्रीटमेंट है स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, क्योंकि हम इंस्टेंटली उस एरिया को कवर कर देते हैं। और एलोपेशिया की बाकी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उनमें दवाइयां इन्वॉल्व होती हैं, स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी स्किन को पतला भी कर सकते हैं, स्कैल्प की स्किन को। तो वो उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, हम उसको इंस्टेंटली कवर कर देते हैं उस एरिया को। सही। अच्छा, ये बताइए ये ट्रीटमेंट क्या एक्सपेंसिव है, मतलब हर कोई आसानी से करवा सकता है? देखिए, ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हमने कितना एरिया कवर करना है। तो अच्छा। उसके अकॉर्डिंगली, मतलब इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 25,000 अप टू 200,000। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जब लोग आते हैं तो उनका क्या मतलब रिएक्शन होता है? लोग इस तरफ जो है, इस ट्रीटमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब उनके रिव्यूज़ क्या होते हैं? उनको लगता है नहीं दे आर परफेक्टली फाइन, अब 3 से 4-6 महीने जो है वो जान छूटी इस मसले से कि जी ठीक है आपने टॉपिक डालना है या आपने अपनी बर्डनेस छुपानी है या फिर आपने कोई और भी हेयर स्टाइल बनाना है। मुझसे क्वेश्चन किया था कि लोग क्यों करवाएंगे जब उनके पास टॉपिक है या उनके पास ये सारी चीजें हैं। देखिए, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे पास, उनका फीडबैक है दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, कि उनका किसी फंक्शन में जाना है, कहीं पसीना आ गया, उधर से टॉपिक बह रहा है उनके फेस पे, या फिर वो बिल्कुल ही दे हैव गिवन अप कि अब हमसे डेली बेसिस पे ये चीज मेंटेन नहीं हो रही। और
अब हमने सारे ऑयलिंग लगा के भी फॉर एग्जांपल देख लिया है कि बाल लंबे नहीं हो रहे या नहीं आ रहे, तो दे हैव गिवन अप ऑन द ट्रेडिशनल वेज टू कोप अप विद देयर बॉल्डनेस। तो इसमें ये होता है कि स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन 3 to 5 years रहती है, तो उनको डेली बेसिस पे कोई चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है, और ये ब्लीड नहीं करता, ये कहीं से जो इसका हमारा पिगमेंट है जो हम यूज करते हैं वो कहीं से मतलब आपके फेस पे गिर नहीं रहा है, आपकी स्किन को डिस्कलर नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये बहुत एक सेफ और अच्छा ट्रीटमेंट है। ऐसे लोग आते हैं जो कि गिव अप कर चुके होते हैं बाकी ट्रीटमेंट्स पे, वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। अच्छा, और फिर वो जब इस ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो वो जाहिर सी बात है फिर उनको एक खुशी भी होती होगी और हैरत भी होती होगी कि चलिए जी मैटर तो सॉल्व हुआ एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल। और सेकेंडली आपने जैसे मुझसे पहले पूछा था कि लोग ये करवा के फिर कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ये एक्चुअली बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू कि पाकिस्तान में ये सिर्फ मैं ही करती हूँ स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन, और कोई करता भी नहीं है। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन कोई सो एंड सो क्लिनिक कर रहा है, बट बेसिकली वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। अब काफी लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम हेयर ट्रांसप्लांट क्यों ना करवा लें, और बल्कि ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा के स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनका अगर 100% कवर अप हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट से, तो बाय द टाइम वो हेयर ट्रांसप्लांट सेट हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है इन द स्कैल्प, तो उनकी कोई 50-60% ट्रांसप्लांट जो हुआ था बाल वो गिर चुके हैं और उनकी गैप्स हैं। तो फिर वहां भी हम उन गैप्स को भी फिल कर देते हैं। सही कि उनके बाल भी आ रहे हैं, बट नीचे से हमने स्कैल्प भी फिल कर दिया। स्कैल्प भी फिल कर दिया। अच्छा, आप ना अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो डेफिनेटली पाकिस्तान में सिर्फ ये ट्रीटमेंट आप करती हैं, दैट्स रियली ग्रेट टू हियर अबाउट इट। बट हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे स्लैब्स हैं, यूजुअली आपने देखा होगा कि ड्रामों में भी और वैसे भी अगर बॉल्डनेस के वाले से बात की जाए ना, तो वो लोग टॉपिक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते और वो उस नेचुरल लुक के साथ आते हैं। सो आपकी इस पर पर्सनल राय क्या है कि क्या ये ट्रेंड बनता जा रहा है? क्योंकि अब ड्रामों में या वैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे एक्ट्रेस, चाहे आप रेड कारपेट पर हों या कहीं पर भी हों, आपको नज़र आएगा कि वो उनके जो बाल हैं, उनके स्टाइल्स जो होते बड़े अच्छे बने होते, लेकिन नज़र आ रहा होता है, गैप नज़र आ रहा होता है, बॉल्डनेस नज़र आ रही होती है। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट कि वो ये क्यों नहीं करवाते, या क्या ये ट्रेंड नहीं है, या नेचुरल रहना बड़ा ज़रूरी है, या मतलब आपको क्या लगता है दोनों का कंपैरिजन अगर आप करें तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? आई थिंक अवेयरनेस नहीं है इतनी ज्यादा। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा आपने एडवर्टाइज क्यों नहीं किया हुआ। अवेयरनेस है इस चीज की यहाँ पर, ये बाहर तो काफी एक कॉमन, क्योंकि वो तो बहुत बड़े स्टाइलिस्ट के साथ में काम करते हैं, उनके तो जो मतलब हेयर ट्रीटमेंट करने वाले जाहिर सी बात है उनके साथ होते हैं, उनको मशवरा देने वाले बहुत लोग होते हैं, उनकी एक प्रॉपर पीआर टीम भी होती है, उनकी अपनी प्रॉपर जो है वो एक स्किन केयर ट्रीटमेंट के भी लिए भी बहुत सारे उनके पास सजेशंस होते हैं, मशवरे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करूँगी कि हमारे जो स्लैब्स हैं वो तो इसको प्रमोट करते हैं मोस्टली। तो नहीं, अगेन यही ना कि अवेयरनेस होगी तो स्टाइलिस्ट बता पाएगा ना उनको कि मार्केट में ये भी ट्रीटमेंट है। क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है। अच्छा है कि आज हमने इस टॉपिक पे बात की, तो जो ऑडियंस सुन रही है अब ये काफी लोगों को इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि अच्छा एक ऐसा ट्रीटमेंट भी है। तो जब अवेयरनेस नहीं होगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा? जब एक चीज एग्जिस्ट उनके माइंड में नहीं कर रही तो दे वोंट नो कि ऐसा भी होता है। और बाकी रहती बात, अगर हम ट्रेंड की बात करें कि आजकल क्या चल रहा है, तो ओवरऑल नेचुरल लुक्स पे चीजें जा रही हैं कि अब फिलर्स, और जो पहले एक 4-5 साल पहले या काफी पहले एक ट्रेंड चला था कि लिप फिलर्स हो रहे हैं, नोज जॉब्स हो रही हैं, आई फिलर्स हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साइड इफेक्ट्स पता चलते जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बस अब नेचुरल एनहेंसमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत, नहीं तो देखिए हर कोई एक ही जैसा बन रहा था। सबके लिप्स बड़े हो रहे थे। ये क्या था, एक टाइम ऐसा भी था, अभी 2-3 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो एक टाइम ऐसा भी था कि जो भी कोई ट्रीटमेंट करवा रहा था वो सब एक जैसे लग रहे थे। हाँ ना।
तो यही तो मसला है कि देखिए, अब मेरा फेस, आपका फेस, हम हाँ। दोनों का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना। बिल्कुल। सो अब इसमें मैं अगर लिप फिलर करा लूं या आप करा लें, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे सबा का ही लिप फिलर किया है वैसा ही मुझे करके दो। सो मैं नहीं कर पाती। दिस इज वेयर पीपल गो रॉन्ग। वो किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर ले आएंगे हाँ। और कहेंगे ऐसे लिप्स चाहिए, नहीं, बट वो उस सेलिब्रिटी के फेस पे इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि वो उसका फेस स्ट्रक्चर है। हाँ। और वो उसको कैरी कर सकते हैं। या तो आपका फेस कट जो है वो उनके जैसा ही हो। हाँ। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मिलता जुलता, उनके जैसा ही हो। तो लोगों को ये पता होना चाहिए, या फिर वो जो भी उनका एस्थेटिशियन है या ब्यूटिशियन है, उनको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग कंसल्टेशन वो अपने क्लाइंट को समझा सकें कि आपके ऊपर नेचुरली अगर हम एनहांस कर रहे हैं तो आप इस तरह से ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, ना कि आप किसी सेलिब्रिटी की फोटो ले आए और फिर कहें कि मुझे इसके जैसा बना दो। तो तभी वो लोग एक जैसे दिखने लग गए, बिकॉज एवरीबडी वाज डूइंग द सेम थिंग। कोई रोक नहीं रहा है उनको कि नहीं आप पे ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू नो अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट वांट टू मेक मनी। यस, बहुत शुक्रिया आमना आपके वक्त के लिए। आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की और आज कम से कम आमना ने ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया कि भाई बहुत सारे लोगों के पास तो ये अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये सिर्फ ट्रीटमेंट जो है वो आमना करती है। एंड दैट्स वेरी ग्रेट टू हेयर अबाउट इट, क्योंकि अगर इस तरह के लोग, इतने टैलेंटेड आपके पास लोग मौजूद हैं, तो ज़रूर आपको इनके क्लिनिक पे जाना चाहिए। और अगर आप इंस्टेंट इसका रिजल्ट चाहते हैं तो ज़रूर आप आमना से रब्ता कायम कर सकते हैं। और इसके हवाले से बहुत सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली हमने अपने शो पे आपको आज बताया कि ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। चलिए जी, शो में आप वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि हलवे कैसे बनते हैं। और आज आप लोग तैयारी कर रहे होंगे ना, किसी के घर में हलवे की तैयारी हो रही होगी, कोई जो है मीठा पका रहा होगा, कोई जो है जर्दे वाले चावल बना रहा होगा। लेकिन आज हम आपको मज़े मज़े की हलवे की रेसिपीज़ बताएंगे, जिसके लिए हमारे साथ लाहौर से कनेक्ट हो रही है वजिया तारिक। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। भाई कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं, और खाने पीने में ना आज हम मीठे का जिक्र करने जा रहे हैं। और हम अपनी शेफ़ से पूछेंगे कि वो हमें आज क्या क्या रेसिपी बता रही है मीठा बनाने की। लाहौर से हमारे साथ कनेक्टेड है वजिया तारिक, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं वजिया? अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताएं, मौसम कैसा है लाहौर का? मौसम जो है तकरीबन खुल चुका है, ज्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन रात के टाइम थोड़ी खुनकी सर्दी होती है। लेकिन फरवरी आ गया तो मौसम जो है वो बाहर खुलने स्टार्ट हो चुका है। सही। अच्छा भजिया ये बताएं, आज हमें क्या आप शेयर कर रही हैं रेसिपी मीठा बनाने की? आज दिन भी ऐसा है और ख़वातीन जो हैं वो आज के दिन बड़ी तैयारियां कर रही होती हैं हलवे की, और ज़्यादातर लोग या सूजी का हलवा या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मीठा बन रहा होता है। कुछ लोग जर्दे वाले चावल जो है वो भी बना रहे होते हैं। आप हमें आज कौन सी रेसिपी बताना सिखा रही हैं, कौन सी मीठी डिश यानी स्वीट डिश की रेसिपी बता रही हैं? तो सबा हमारे घर में भी उतना ही एहतमाम होता है जितना बाकी घरों में होता है, क्योंकि ये मौका ही ऐसा है। एंड हम सब जो है इंतजार कर रहे होते हैं कि शब बारात आएगी, शब मेराज आएगी। तो आज के दिन मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त नान हलवे की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि सौगात है शब बारात की। और नान पे रखकर हलवे को सर्व किया जा रहा होता है। लिफाफों में भर के हम लोग जो ज्यादा सारे पैकेट बना लेते हैं, और सूजी का हलवा और नान जो है वो गरीबों में, प्यारों में जो है ना वो हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए जी, रेसिपी बताएं। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने बना लिया, बहुत ही डिलीशियस था। हाँ। अच्छा, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हाँ। आपने पैन में लिया है तकरीबन 1 कप के जितना ऑयल। ठीक है, इस सेम रेसिपी को आप लोग डबल और ट्रिपल कर सकते हैं, ज्यादा सारा भी बना सकते हैं। मैं आपको 1 कप से बता रही हूँ। 1 कप ऑयल आपने लेना है। हाँ। ऑयल को जरा सा गर्म करना है, उसके अंदर आपने डालनी है तकरीबन 10 अदद छोटी इलायची के दाने। छिलका नहीं डालना, सिर्फ भूखे डालने हैं। और इलायची को आपने कड़कड़ा लेना है। जो ही खुशबू आने लगेगी आपने उसके अंदर डालना है तकरीबन 1 कप के जितनी सूजी। ठीक है जी जी। सूजी डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि वो प्रॉपरली गोल्डन हो जाए। जितनी अच्छी सूजी भुनेगी उतना अच्छा जो है वो सूजी के हलवे का फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। ठीक है, सही। उसके बाद सूजी जब
आपने उसके अंदर चूल्हा थोड़ा हल्का कर देना है, क्योंकि पानी डालेंगे तो फ्लैटर्ड होता है। तो हमने तकरीबन उसके अंदर 1 से 1.5 कप के जितना पानी ऐड कर दिया, ठीक है। और चीनी डाल उसके अंदर एज पर योर टेस्ट आधा कप के जितनी, ठीक है। और उसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। वो एक मशीन सा मिक्सचर बन रहा होगा और सूजी जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। जो ही आपको लगे कि सूजी जो है वो दानेदार खत्म हो गया, फूलना स्टार्ट हो गई है, आपने उसके अंदर डाल देने हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें है कुटे हुए एज पर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने डालने हैं इसके अंदर जो कोकोनट होता है, खोपरा, ड्राई कोकोनट, उसको आपने काशा में काट के वो डाल देना है। और सुंदर खानी मेवा, ठीक है, तकरीबन आप 1 मुट्ठी सुंदर खानी मेवा चलिए जो है यहीं वो से आपकी रेसिपी जो है वजिया, यहीं से आपकी रेसिपी जो है वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। तो शो में वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक। तो भाई हम सूजी के हलवे की जो रेसिपी है वो वजिया से पूछ रहे थे और वजिया हमें बता रही थी रेसिपी। और ये मज़े का जो सूजी का हलवा होता है ना, ये हर घर में ज़रूर बनता है, हर घर में इसको बड़ा पसंद किया जाता है। वजिया मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा फिर से ना आप स्टार्ट से थोड़ी सी रेसिपी बताना शुरू करें, ताकि लोगों को सही से समझ में आ जाए ना। क्योंकि अच्छा ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, कुछ सूजी का हलवा इस तरह से भी बनाते हैं कि उसमें वो थोड़ा सा घी ज़्यादा रखते हैं। कौन सा वाला हलवा सूजी का मज़े का बनता है, जिसमें एक्स्ट्रा सा घी होता है, या थोड़ा सा ड्राई होता है, जरा ये बताइएगा। अच्छा सबा, मैं आपको बताती हूँ कि जो हलवे की एक टेक्निक है, ऑयल या फिर घी, ठीक है। देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त बनेगा। ऑयल, घी और जो पानी चीनी की क्वांटिटी है ना, वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वांटिटी होती है। तो मैं आपको फिर से रेसिपी रिपीट कर रही हूँ। श्योर। सबसे आपने जो है वो लेना है या तो 1 कप के जितना देसी घी, या फिर आप लेंगे 1 कप के जितना ऑयल। ओके। जो आप लोग को लगता है, ऑयल और देसी घी आप ले रहे हैं, उसको आप जैसा गर्म करेंगे। जो ही वो गर्म, आप उसमें 10 से 10 इलायची के दाने डालेंगे, छोटी इलायची के दाने, ठीक है। उसको जरा सा कटकाएंगे। जो ही बड़ी जबरदस्ती सौंधी सी खुशबू आने लग जाएगी, हम उसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 कप के जितनी सूजी, ठीक है। ओके। को हम लोग इतना फ्राई करेंगे कि वो गोल्डन ब्राउन की हो जाए। जितना अच्छा सूजी का टेक्सचर गोल्डन ब्राउन आएगा, उतना अच्छा हलवा बनेगा। उसके बाद जब वो गोल्डन ब्राउन हो गई, हमने उसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 कप के जितना पानी। 1 कप से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और डालेंगे चीनी एज पर योर टेस्ट, या फिर आधा कप से 3/4 कप के जितनी, ठीक है। और उसको हम मिक्स करेंगे। वो मशी सा एक जो है ना वो मिक्सचर बन रहा होगा। जो ही आप देखेंगे कि उसके अंदर से जो सूजी का दाना है वो मर गया है, एंड जो पूरी से सूजी का हलवा रेडी हो गया है, मिनटों में तैयार होता है। आई बेट यू कि आप लोग 10 से 15 मिनट के अंदर इसको तैयार कर लेंगे। एंड उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे नट्स के साथ, जिसमें सुंदर खानी मेवा, मीठे वाला सौगी मेवा होता है, वो ऐड करेंगे तकरीबन ½ कप के जितना। ½ कप के जितने कुटे हुए बादाम और जो ड्राई कोकोनट होता है, खोपरा, वो हम लेंगे, उसकी काशे काटेंगे इस तरह, और वो काशे हम डाल देंगे कोकोनट की हलवे के अंदर। और जबरदस्त सा हमारा यहाँ पर जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमने सिर्फ नान मंगवाने हैं, नान पे हमने हलवा डालना है, पैकेट बनाने हैं और फिर प्यारों में और गरीबों में तकसीम करना है। चले जी। और बड़ा मज़े का जो हलवा है उसकी रेसिपी हमारे साथ में शेयर की है वजिया ने, और वजिया बड़े मज़े के खाने बनाती है। मज़े से कि वजिया जब कराची आएंगी ना तो ज़रूर वजिया को इनवाइट करेंगे और वजिया से लाइव भी आपको बनवा के दिखाएंगे कि वजिया कितना ज़बरदस्त बनाती है। अच्छा वजिया, एक और रेसिपी बताएं मीठे में ही, स्वीट डिश में, कि क्या बनाया जा सकता है। और आम दिनों में भी, अब जैसे लाहौर में तो बसंत आ रहा है, बसंत का बड़ा एहतमाम होगा, कराची में भी अब बहुत सारे इस तरह के मेहमानदारी होती है, घरों में भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो क्या मीठे में और क्या क्या बनाया जाए, ये ज़रा बताइए। अच्छा, चूंकि आजकल जो है वो गाजरों का सीजन जो है वो बहुत ज्यादा इन है, तो हम लोग बनाएंगे वाला गजरेला, ठीक है। गजरेला, चलिए जी। वजिया ने मुझे याद दिलाया तो मुझे भी याद आया, मैंने काफ़ी टाइम से गाजर का हलवा नहीं खाया। अभी वजिया गजरेले की जो है वो बता रही है रेसिपी, तो वो फिर मैं ज़रूर इनसे पूछ के जो है वो ट्राई करूंगी। जी बताएं गजरेले की रेसिपी। और गाजर के हलवे में डिफरेंस होता है। गाजर का हलवा, वो जो भुना हुआ हम गाजर का हलवा खाते हैं मार्केट में, घरों में बन रहा होता है। गजरेला वो दूध में बनाया जाता है और गाजरें उसके अंदर होती है। आप एक तरह से समझिए कि वो गाजर की खीर होती है, जो कि चावलों के साथ। और गजरेला बेसिकली हमारा एक बहुत पुराना
हमारी नानी दादियों से चला हुआ आ रहा गजरेला है और हम लोग बहुत रिवायती हमारा वो पकवान है। तो आज मैं आप लोगों को खोए वाले गजरेले की रेसिपी देती हूँ। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। हाँ भाई, भूख बढ़ रही है भजिया, आप जैसे जैसे डिशेस बता रही है ना, हम सब की भूख बढ़ रही है। इट इंक्रीजेस आवर एपेटाइट। चलिए जी बताएं। बिल्कुल प्लीज ट्राई कीजिएगा। हाँ। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को मेथड सिखा रही हूँ। खोए वाले गजरेले के सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आपने 2.5 किलो दूध लेना है, ठीक है। और इस 2.5 किलो दूध के अंदर आपने डालनी है तकरीबन 8 से 10 छोटी इलायची, ठीक है। जो ही दूध बॉईल होके 2.5 कप से 1.5 कप के जितना 2.5 किलो से 1.5 किलो तक रह जाएगा, ठीक है। हम पकाएंगे उसको, पकाएंगे कि वो गाढ़ा हो जाएगा। जब 2.5 किलो दूध 1.5 किलो रह जाएगा तब हम उसके अंदर डालेंगे उबले हुए चावलों का पेस्ट। आपने तकरीबन 1 कप के जितने चावल लेने हैं, उसको आपने करना है बासमती चावल, उसको आपने सोक करना है। सोक करने के बाद आपने उसको बॉईल कर लेना है। उसको थोड़े से पानी में इतना बॉईल करना है कि वो मशी मशी उससे पेस्ट सा हो जाए, ठीक है। वो जो पेस्ट बनेगा वो हम डाल देंगे दूध के अंदर। साथ हम ऐड करेंगे तकरीबन आप समझे 1 पाव गाजरें, लाल गाजर, क्योंकि सीजन में इन है। लाल गाजर को कद्दूकस करेंगे बारीक साइज से एंड वो गाजर ऐड कर देंगे। अब चावल, दूध और गाजरों को हम इतना पकाएंगे कि सब कुछ जो है वो मिक्स हो जाए, वेल इनकॉर्पोरेट हो जाए और जो है उसकी एक बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तब हम ऐड करेंगे शुगर एज पर योर टेस्ट। हम डालेंगे तकरीबन आधा कप से 3/4 कप की जितनी। और उसके अंदर जो फीके वाला खोया होता है जो कि मार्केट में इस वक्त रेडीली अवेलेबल है, वो खोया हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 पाव के जितना। सही। और उसको मिक्स करेंगे। जबरदस्त सा गजरेला रेडी है। लेकिन उसके अंदर 4 चांद हम लोग लगाएंगे नट्स के साथ, जो कि बादाम होंगे। बादाम हम लोग लेंगे और उसको हम उसका छिलका उतार लेंगे भिगोकर, बादाम ऐड करेंगे। और इसी तरह कटी हुई कोकोनट के जो काशे है ना, वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। और सुंदर खानी छोटे वाला मेवा ऐड करके हम उसको जो है तो आप गरम सर्व कर सकते हैं या तो आप ठंडा सर्व कर सकते हैं। मेरे कहने पे एक दफा उसको ठंडा करके सर्व कीजिएगा, आपके मुंह से नहीं उतरेगा, इतना लजीज होगा। सही। चलिए जी, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बताई आपने गजरेला बनाने की। अच्छा जी, अभी आपने हमें गजरेला बताया और फिर हलवे की रेसिपी बताई। अब आप मेरी पसंद की जो है वो डिश की एक रेसिपी बता दें। मुझे लगता है आपको खीर की जो है ना वो रेसिपी बतानी चाहिए, क्योंकि खीर बहुत सारे लोग जो है वो बनाते हैं और खीर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। अब बताएं आपके मज़े की खीर की रेसिपी जो है वो कैसे बनाई जा सकती है। कुछ ऐसी भी खीर होती है जिसमें चावल का भी जायका आ रहा होता है, कुछ ऐसी भी खीर होती है जिसके अंदर वो पनीर भी होती है और खोपरा भी होता है और कुछ लोगों ने मिठाइयाँ भी उसके ऊपर टॉपिंग की भी होती है। तो आप हमें बताएं कि अच्छी और बेस्ट खीर जो है कैसे बनाई जा सकती है, उसकी रेसिपी क्या है। जब बाजार में आपको खीर मिलती है ना, आज मैं उसकी ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब आप मुझे बनाएंगे तो आप मुझे खुद कहेंगे कि आपने हमें ऑथेंटिक रेसिपी दी है। तो जल्दी मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। हाँ। आपने लेना है तकरीबन 2 किलो के जितना दूध, ठीक है। 2 किलो दूध लेने के बाद उसको पैन में डालना है और इसके अंदर आपने डालनी है छोटी इलायची, तकरीबन उसके दाने। अच्छा, 5 छोटी इलायची के आपने दाने डालने हैं और 5 छोटी इलायची आपने साबुत डालनी है, ठीक है। टोटल आपने 10 इलायचियां डालनी है छोटी वाली। उसके बाद आप क्या करना है कि आपने उसको बॉईल करना है इतना कि जो 2 किलो दूध है वो 1.5 किलो रह जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है तकरीबन 1.5 कप के जितने बासमती चावल या फिर आप लोग टोटा चावल लेंगे। टोटा चावल क्या होता है, वो चावलों का ना दाना बिल्कुल तोड़ा होता है उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा खीर में एक ना इफेक्ट देता है, ठीक है। आप टोटा चावल लेंगे। हाँ, कुछ वजिया कुछ खीर ऐसी भी होती है कि जब आप खा रहे होते हैं तो उसमें चावल का कुछ जायका सा कुछ आ रहा होता है ना। बिल्कुल को बताती हूँ, वो चावल का दाना होता है जो कि एक फ्लेवर वो खा रहे होते हैं हम, तो चावल का दाना मुंह में आ रहा होता है। इस खीर के अंदर चावल को मैश नहीं करेंगे, हम टोटा चावल लेंगे और उसको साबुत ही डाल देंगे, उसको मैश करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो चावलों का फ्लेवर है ना वो फिर खीर में आएगा। सही, ठीक है। आपने टोटा चावल लेने हैं, उसको आपने सोक करना है, बॉईल करना है और मैश बगैर आपने डाल देना है उसको खीर के दूध के अंदर। अब आपने उसको इतना पकाना है कि चावल का फ्लेवर जो है वो दूध के अंदर आता जाए एंड जो हमारा दूध है वो 1 किलो रह जाए। उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे एज पर योर टेस्ट, ठीक है। हम डाल देंगे आधा कप, 3/4 कप की जितनी।
और उसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट डलेगा जो कि खीर की शान को बढ़ाएगा, वो है बर्फी। ठीक है, बर्फी लेनी है आपने, आप लोग कलाकंद भी ले सकते हैं, बर्फी भी ले सकते हैं। बर्फी लेने के बाद आपने उसको तोड़ना है एंड वो आपने खीर में ऐड कर देनी है। उससे एक जो क्रीमीनेस आएगी ना खीर में, आप यकीन करें कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। उसको आप मिक्स करें और छिले हुए भीगे हुए बादामों के साथ, बादामों को सेंटर से काटें और वो सारे बादाम जो है वो खीर में डाल दें। एंड लास्ट में, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में 1/4 टीस्पून से भी बिल्कुल थोड़ा सा केवड़ा वाटर, यानी केवड़ा एसेंस, केवड़ा वाटर आपने ऐड कर देना है और लाजवाब आपकी बाजार वाली जो खीर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बाजार वाली खीर भाई रेडी हो जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेसिपीज़ वजिया हमें बताइए। अच्छा वजिया, कुछ बात कर लेते हैं कि कुकिंग हैक्स भी होते हैं, और कुकिंग हैक्स क्या होते हैं? मतलब मैक्सिमम लोग आपसे पूछते होंगे कि भाई अगर नमक तेज़ हो गया तो हम क्या करें। अच्छा जी, अगर हम निहारी बना रहे हैं तो उसमें आटा ज़्यादा डल गया। अच्छा जी, मिर्चें तेज़ हो गई तो हम क्या करें। अच्छा, आलू जो है वो ज़्यादा अगर गल गए हैं तो वो क्या आलू निकाल लिए जाएँ, उस सालन में कुछ और डाल दिया जाए, या फिर गोश्त नहीं गल रहा तो हम क्या करें। तो हमारे साथ में ज़रा ये कुकिंग हैक्स भी आप शेयर करें कि ये सारी बातें जो मैंने आपसे पूछी हैं इसका आप जवाब दें कि अगर भाई नमक तेज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए, गोश्त नहीं गल रहा है तो क्या करना चाहिए, एंड ऑल दैट। अच्छा, सबसे पहले नमक से बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंग्रेडिएंट यही होता है कि नमक तेज जो हो है गया, हाँ सही, तेज कर देती है, कभी कम कर देती है। तो अगर आपका नमक खाने में तेज हो जाएगा, अगर आप लोग कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं, चावलों के मुतालिक मैं बात बताती हूँ, लेकिन अगर आप ग्रेवी बना रहे हैं, लोग कहते हैं कि उसके अंदर आप जो है वो आटे की गोलियां बना के वो डाल दें, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कोई सी भी आपकी रेसिपी हो, आपके नमक तेज हो जाएगा, आपने उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून फीका जो हमारा खट्टा दही होता है ना वो ऐड कर दे। ठीक है, ओके, दही वो सारा जो नमक है ना वो अपने एब्जॉर्ब कर लेगी एंड यकीन करें ऐसा लगेगा कि आपने अभी वही खाना बनाया था और जो है कि बिल्कुल नमक तेज नहीं हुआ हुआ। एक हैक ये है कि आप लोग नमक तेज हो जाएगा तो आप लोग जो है उसमें दही ऐड कर दें। और अगर चावल में आपका नमक तेज हो गया है, अगर आप कोई पुलाव बना रहे हैं या आप कोई बिरयानी बना रहे हैं उसमें या चावल उसमें आपका नमक तेज हो गया है, आपने क्या करना है, दम आपने लगा लिया और पता चला कि नमक तेज है, अब आपने क्या, आपने लेने हैं आलू। ठीक है, आपने लेना है 2 आलू लेने हैं बड़े साइज के, उसको मोटे मोटे पीसेस में काट देना है। बाद में वो आलू निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी रेसिपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम बाद में वो आलू निकाल देंगे। हमने आलू लेने हैं बड़े बड़े और उसको मोटे मोटे पीसेस में काट के हमने वो आलू डाल देने हैं चावलों के अंदर और उसको ढक देना है। तो वो जो आलू है ना, सारा जो नमक है ना, जो एक्सेसिव नमक होगा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद जब देखेंगे, टेस्ट करेंगे हमारा नमक ठीक होगा, हम वो आलू निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। अगर डिस्कार्ड नहीं करने क्योंकि वो आलू में नमक है, हम उसको मैश करके उसके कटलेट्स बना लेंगे एंड जो है हमारा कटलेट्स की रेसिपी भी बन जाएगी और हमारे चावलों का नमक है वो भी ठीक हो जाएगा। सही, ये तो बड़ा जबरदस्त हैक आपने बताया। अच्छा जी, गोश्त नहीं गल रहा, अब क्या करें? अच्छा, अगर गोश्त नहीं गल रहा तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि कच्चा पपीता लगा लें या मीट टेंडराइजर लगा लें, लेकिन वो रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। कच्चा पपीता कराची में मिलता है और लाहौर में कभी कभी नहीं मिल रहा होता। तो आप लोग क्या करना है, आपने मटन या बीफ जितना भी लेना है और वो गल नहीं रहा है, आपने उसके अंदर लगा देना है तकरीबन 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। आप यकीन करें ऐसी मिलावट आएगी कि आप खुद कहेंगे कि एक जो है ना कि हमारा गोश्त बिल्कुल मुलायम हो गया। आप कोई भी ऐसी बना रहे हैं जिसमें आपका गोश्त गल नहीं रहा है, आप लास्ट में बेशक ग्रेवी भी है ना, आप लास्ट में उसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा ऐड कर देंगे तो जो आपकी गलावट है ना 5 से 10 सेकेंड के अंदर आ जाएगी। सही। अच्छा, क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, लेकिन समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि उनका सालन ना कच्चा रह जाता है। जो ग्रेवी होती है उसमें से थोड़ी सी हीट भी आ रही होती है, कच्चा कच्चापन होता है। तो कच्चा सालन या कच्चा अगर कुछ भी फूड पका हुआ है तो उसके लिए क्या हैक होता है कि उसको फ़ौरन से ठीक करें, फ़ौरन से उसको भाई आपने जो है वो कुक करना शुरू कर दिया, मज़ीद पकाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मसाले कम हो जाते हैं और जब आप मसाले ऊपर से डालते हैं तो वो फिर मसाले कच्चे रह जाते हैं। तो उसके लिए इंस्टेंट क्या होना चाहिए हैक? ऐसे 2 बातें हैं इसके अंदर कि अगर आप चिकन करी या मटन या कोई ऐसी चीज बीफ का कुछ बना रहे हैं तो आपने मसाले प्याज टमाटर भुने हैं एंड आपने उसके अंदर जो है वो गोश्त डाल दिया है और आपको लग रहा है कि मुझे तो इसके अंदर पहले प्रॉपर मसाला भूनना चाहिए था फिर गोश्त ऐड करना। तो फिर आप सबसे पहले आपको हैक बता रही हूँ कि आपने उसके अंदर से ना
मीनवाइल उस गोश्त को जो है निकाल देना है, सेपरेट रखना है, एंड उसमें ऑयल डाल के गरम मसाला पाउडर डाल के 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के उसको अच्छी तरीके से भूनना है। एंड उसके बाद आप उसके अंदर फिर से वो जो कुक्ड मीट है वो ऐड करेंगे लास्ट में, एंड फिर एक आप उसको चक्कर देंगे तो आपका जो मसाला है वो ऑलरेडी भुन भी चुका होगा, एंड गोश्त आपका हलवा भी नहीं होगा क्योंकि हमने गोश्त बीच से निकाल लिया था और हमने अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज के मसाले को भून लिया था। गरम मसाला इंग्रेडिएंट होता है जिससे जो है ना, लोग कहते हैं कि गरम मसाला जो है ना आप बिल्कुल लास्ट में डालें, 1 टीस्पून डालें, उसकी कड़वाहट आ जाती है और काला हो जाता है। कुछ भी नहीं होता है। गरम मसाला पाउडर अगर आपकी रेसिपी की रिक्वायरमेंट है तो लाजमी एक्स्ट्रा डाला नहीं, क्योंकि उससे ही वो देगी और फ्लेवर जो इन्फ्यूज फ्लेवर है ना वो आता है। और फॉर एग्जाम्पल दूसरा हैक है कि अगर आप लोगों ने आप लोगों ने उसके अंदर मसाला बना लिया है, गोश्त भी डाल दिया हुआ है, फिर भी आपको लग रहा है कि कच्ची कच्ची महक आ रही है, फिर आप लोग क्या करेंगे, आप बिल्कुल हल्की आंच करेंगे चूल्हे की और उसको दम पे लगा देंगे। दम पे लगाने से क्या होगा, हल्की आंच, बिल्कुल तवा बेशक नीचे रख दें और उसको हल्की आंच करेंगे तो क्या होगा, सारे मसाले जो है वो 8-10 मिनट के अंदर इन्फ्यूज होते जाएंगे एंड वो जो है वो आउटकम जो उसका निकलेगा ना, फिर वो भुना भुना निकलेगा। सही, बुना बुना निकलेगा। अच्छा बजिया, एक और हैक भी ज़रा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मछली बहुत लोग फ्राई करते हैं, उसमें क्या होता है कि मछली फ्राई करते वक्त या वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्राई हो जाती है, उसका एक्चुअल टेस्ट जो है वो चला जाता है, या फिर वो उतना फ्राई नहीं हो पाती, उतना टेस्ट नहीं आ पाता। मछली फ्राई करने की कब तरीका है क्या बेसिकली? अच्छा सबा, हमारे लाहौर में ना मछली हम बहुत शौक से रहू मछली खाई जाती है और हमारे समझे यहाँ पे लाहौर की सौगात है मछली। सही। और मेरे घर में मैं टचवुड अपनी तारीफ नहीं करी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मछली बनती है। बेशक वो मछली का शोरबा हो, बेशक वो मछली का पुलाव हो, या फिर फ्राइड बेसन वाली मछली हो। सबसे पहले क्या है कि आपने ना मछली की एक तो किस्म, अगर आप रहू ले रहे हैं तो उसके अंदर ना फ्रेश दरियाई रहू है वो, या वो जो क्या कहते हैं उसकी आपने ना उसकी देखना होता है कि रहू, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी मछली है उसका आपने देखना होता है कि वो ताजी मछली होनी चाहिए। और जो आपको मछली वाले है ना वो नमक और अजवाइन लगा के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो नमक और अजवाइन लगा के नहीं दे रहे तो आपने घर लेके आनी है और इसके अंदर आपने अजवाइन तकरीबन 1 टीस्पून और नमक तकरीबन 1 टीस्पून लगाकर उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए अच्छी मछली को आपने छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे के बाद आपने उसको वॉश करना है और वो जो खिली खिली मछली का एक टेक्सचर आता है ना, वो इस तरह आता है कि वॉश करने के बाद 3 से 4 घंटे आपने उसको स्ट्रेनर में रखना है ताकि उसका एक्सेसिव पानी जो है ना वो ड्रेन ऑफ हो जाए और खिली खिली मछली बने। उसके बाद उसको आप मसाला लगाएं एंड फ्राई करके जब आप, तो आपने बेसन को या तो घोल बना के लगा रहे हैं या तो बेसन उसके ऊपर ही लगा रहे हैं, आपने फ्राइंग का टेम्परेचर लाजमी देखना है। ठंडे ऑयल डालेंगे तो बेसन टोटली उतर जाएगा। आपने मीडियम हॉट ऑयल किया और उसके अंदर आप मछली को डाला और उसको एक तरफ से पहले गोल्डन ब्राउन कर लिया करें, उसके बाद उसको टर्न किया करें, तो आप यकीन करें एक तो जो हमने अजवाइन और नमक लगाया होगा मछली में, एक तो मछली बनेगी। और फ्राइंग का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फ्राइंग आइटम को आप फ्राई करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रोल करता है अपना अदा। आपने बिल्कुल भी ठंडे ऑयल में नहीं डालना, मीडियम हॉट ऑयल में डालना है और उसको स्लो आराम से पकाना है। एक दफा जब ऑयल गर्म हो चुका होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सही, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा भैया, ये जो हैक्स होते हैं, जितने भी कुकिंग हैक्स होते हैं एंड ऑल दैट, ये बहुत काम आते हैं उन खवातीन के लिए जो रोज़ाना कुछ ना कुछ बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ पका रही होती हैं। अच्छा, अब कोई खातून किचन में है और सडन उनका हाथ जल गया, हमें भी पता है कि भाई सब कहते हैं कि जी टूथपेस्ट लगाने या ऑल दैट, और कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बता सके कि सडन जो है किचन में काम करते हुए अगर किसी का कुछ हाथ में कट लग जाए या हाथ जल जाए तो उसको क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत दफा हुआ है कि मेरा भी कभी कभी गरम डेगची से हाथ लग गया है। सबसे पहले आपने तो पानी में नहीं रखना। अगर आप पानी में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पानी जो है वो ऑन कर देते हैं और पानी से क्या होता है, एक तो बाद लग रहा होता है कि बिल्कुल वो ना उस वक्त तो सुकून मिल गया, लेकिन बाद में निशान जो वो बिल्कुल छुट जाता है। तो पानी में डायरेक्ट जाके नहीं रख देना आपने। बहुत से लोग कहते हैं टूथपेस्ट डालें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने जो है बर्फ लेनी है, बर्फ, ठीक है, और उसको आपने मलमल के कपड़े में राख कर लेना है।
अगर अच्छा। आपको कोई भी वाउंड होता है तो आपने उस मलमल वाले कपड़े को सिर्फ प्रेस करना है हाँ। एंड यकीन करें तो पानी में नहीं रखना, डायरेक्ट जाके पानी में नहीं रखना, आपने मलमल के कपड़े के अंदर बर्फ को जो है वो प्रॉपर्ली बंद करना है हाँ। एंड आपने उसकी सिक्योर करनी है, ठीक है। एंड यकीन करें वो खून भी रुकना बंद, खून भी आना बंद हो जाएगा और हाँ। आपको सुकून। उसके बाद आप टूथपेस्ट लगा लें एंड आप जो है वो बिल्कुल हल्दी हल्दी हाँ, एक और बात, हाँ। अगर आपका जो वाउंड है वो बहुत ज्यादा गहरा है या आपको ऐसे लग रहा है, आपने क्या करना है, कच्ची हल्दी लेनी है, ठीक है। कच्ची हल्दी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कच्ची हल्दी नहीं आपके पास तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। आपने कच्ची हल्दी को थोड़ा सा कूटना है, कूटने के बाद जरा सा पानी डाल के उसका ना मोटा मोटा पेस्ट बना लेना है एंड यकीन करें आप हल्दी वहां पे लगा दें। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है, यकीन करें ना आपको कोई इससे बीमारी होगी, मतलब कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई वाउंड हुआ है, कट ज्यादा डीप है, आप हल्दी लगा लेंगे, थोड़ी चिकनी होती है लेकिन आप यकीन करें एंटीसेप्टिक होती है, तो बिल्कुल आपका जो वाउंड है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सही। अच्छा वजिया, ये बताएं कि झटपट रेसिपी क्या होती है, मीठा बनाने की झटपट रेसिपी क्या होती है, कौन सी ऐसी मीठी डिश है, स्वीट डिश है जो कि झटपट तैयार हो सकती है 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में? अच्छा, एक तो ये सूजी का हलवा 10 मिनट्स में बन जाएगा, मैंने आपको एश्योर किया है कि आप लोग बना सकते हैं, ये हलवा 10 मिनट्स में बन जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त 10 मिनट्स का क्विक डिजर्ट बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आपने सिर्फ फ्रीजर में ठंडा करने का जो टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन आपने बनाने में उसको 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। जी, तो एक बहुत ही आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ। सबसे पहले आपने लेना है तकरीबन 1 टेट्रा पैक की क्रीम, ठीक है, और वो आपने फ्रीजर में चिल कर लेनी है अच्छी तरीके से। टेट्रा पैक की क्रीम के अंदर आपने डालना है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। वो हमारा एक मिक्सचर रेडी हो गया, उसको हम साइड पे फ्रिज में रख देंगे। अब क्या करना है, आपने लेने हैं सर्विंग बोल और आपने कोई सा भी बिस्किट जो आपको पसंद है, डाइजेस्टिव ले लें, कोई सा भी ले लें, उसको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। सर्विंग बोल में सबसे पहले आपने वो बिस्किट की लेयर लगानी है, उसके ऊपर आपने पाइनएप्पल चंक्स या फिर मिक्स फ्रूट कॉकटेल छोटा छोटा करके वो ऐड करना है और उसके बाद आपने ये जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ था ना वो पोर इन करना है। इसी तरह आपने लेयर्स को रिपीट करना है, जितना आपका बोल है उतना आपने लेयर्स को रिपीट करना है। लास्ट में उसकी मिक्स फ्रूट कॉकटेल और जो है कैंडीज से जो बिस्किट उससे आपने उसको जो है डेकोरेट करना है, चिल करके सर्व करें। यकीन करें इतना डिलिशियस होता है, एक तो क्विक बन जाता है और बहुत ही अमेजिंग होता है। चले जी, बहुत शुक्रिया वजिया, आप हमारे साथ लाहौर से कनेक्टेड थी, इतनी सारी आपने हमें रेसिपी बताई, थैंक्स आपके टाइम के लिए, शुक्रिया। अच्छा, हमारे जितने भी शेफ्स आते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे पूछें, कुकिंग हैक्स भी पूछ के बताएं और उनसे मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी बताएं। तो आई एम श्योर कि आज जो वजिया ने रेसिपीज़ आपको बताई हैं, ज़रूर आप घर पे जो है वो इसको ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक ज़रूर देंगे। चलिए जी, शो में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, करेंगे ढेर सारी बात। वेलकम बैक। आज इतना ही अहम दिन है, आज दुआओं की रात है, आज बड़ी रात है, आज इस्तग़फ़ार करने की रात है, आज ऐसी रात है कि अपने प्यारों को मना लें। अगर कोई आपसे रूठ गया है, अगर आपके फैमिली मेम्बर कोई आपसे नाराज़ है तो आप उसे ज़रूर मनाएं। गलती किसी की भी हो, लेकिन माफ़ करने वाला जो है ना वो सबसे बड़ा होता है। तो अफ़ू दरगज़र से काम लें और आज की रात की अहमियत के हवाले से जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना सादिक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि आज के दिन की मुनासबत से, आज की रात की मुनासबत से क्या इबादत करनी चाहिए, क्या दुआएँ मांगनी चाहिए, ये आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आज की रात बड़ी ख़ास रात है। आज की रात कुरान में अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़रीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि जो है हिकमत जो है किताब की कसम अल्लाह ने फरमाई और फरमाए कि हमने इस रात को बरकत वाली रात में नाजिल किया कुरान को, और इसमें जो है हर हिकमत वाले काम तकसीम किए जाते हैं। और हिकमत वाले काम तकसीम किए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस रात में जो है मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो शब बरत है, यानी 15वीं शाबान है, जो रात जिसमें हमारी तकदीर का फ़ैसला होता है।
पूरे साल जो हमारी नसीब में क्या क्या मुक़द्दर होगा वो अल्लाह रब्बुल जलाल इस रात हमारे लिए मुअय्यन फरमाता है। वो तकदीर का फ़ैसला होता है कि कौन इस पूरे साल में 15 शाबान से 15 शाबान अगले 15 शाबान तक कौन कौन मरेगा, कौन कौन पैदा होगा, कौन कौन को कितना रिस्क मिलेगा, कौन कौन को क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़वाइद होंगे, वो सारे के सारे फ़ैसले आज की रात होंगे। तो ये रात बड़ी नाजुक रात है। ये रात इबादत का, जैसे अभी आप मेरी बहन ने जो सवाल किया मैं उस तरफ आता हूँ, मगर ये कि ये रात बड़ी नाजुक रात है, इसलिए कि आप पिछले साल थोड़ा सा एहतिसाब करें तो पिछले साल कई ऐसे आप में होंगे, हम में होंगे जो दुनिया में थे और आज नहीं हैं, और कई ऐसे हैं कि जो आज के जो है पिछले साल नए अफराद पैदा भी हुए। तो ये रात बंदे को चाहिए कि इस रात गिड़गिड़ा कर रब से माफ़ी मांगे, रब को राज़ी करे। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबाना फ़क़ूमु लैलहा वसूमु यौमहा, कि जब 15वीं शाबान आए तो रात को क़याम करो, दिन को रोज़ा रखो। तो इस रात के हवाले से क़याम किया जाए, नमाज़ें पढ़ी जाए, और नमाज़ों में बुज़ुर्गों ने एक तरीक़ा ये भी बताया कि चूँकि रात का आगाज़ मग़रिब से हो जाता है तो मग़रिब के बाद 6 रकात नवाफिल को अदा किए जाए। अब ये 6 रकात जो नवाफिल को अदा किए जाए तो इसमें इस तरह कर लें, ये बुज़ुर्गों ने हमें एक गाइड दिया और फरमाया कि वो तरीक़ा ये है कि 2 रकात नफिल इसलिए पढ़े कि अल्लाह उम्र दराज फरमाए, बिलखैर फरमाए, उम्र तवील हो, चूँकि उम्र का फ़ैसला होगा कि किस किस की उम्र जानी है, यानी दुनिया से जाना है। और 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद 21 मरतबा वो सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ पढ़े, या 1 मरतबा यासीन शरीफ पढ़े, या दोनों पढ़ ले 2 रकात। फिर उसके बाद 2 रकात पढ़े कि अल्लाह रब्बुल जलाल बलाओं से, मुसीबतों से उसको महफूज रखे, और उसके बाद फिर 21 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ पढ़े और 1 दफ़ा यासीन पढ़े, या फिर ये है कि वो दोनों को पढ़ ले। फिर 2 रकात पढ़े इसी नीयत से कि अल्लाह रब्बुल जलाल अपने अलावा किसी का मोहताज ना रखे, इस नीयत के साथ, और फिर ये नीयत रखें, और उसके बाद इसी तरह सूरह इखलास को 21 मरतबा पढ़ें और साथ में जो है वो यासीन शरीफ पढ़ें, दोनों पढ़ लें या एक पढ़ें। इस तरह आगाज़ ही जो है नमाज़ों से हो ताकि अल्लाह रब्बुल जलाल उस पर बरकतें और अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाज़ें शुरू हो जाए। सही। अच्छा ये बताएं कि ये तो चलिए हम पढ़ने का तरीका बताया आपने कि इस तरह से पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करने का बेहतरीन तरीका क्या है, कितनी तस्बीह पढ़नी चाहिए, क्या क्या अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए? देखें, दुआ क्या मांगनी चाहिए, पहली बात तो ये कि इस्तिग़फ़ार जो करना चाहिए वो इस्तिग़फ़ार जो है वो है अपने गुनाहों पर नादिम हो, सही नादिम हो, और आइंदा गुनाह न करने का अज़्म मुसम्मम हो कि आइंदा गुनाह नहीं करेगा, और उस पर वो अज़्म मुसम्मम करके नादिम होकर उस गुनाह को छोड़कर फिर उसके बाद वो अब एक है इस्तिग़फ़ार खाली कहे अस्तग़फ़िरुल्लाह, और अपने उस वक्त अपने उन गुनाहों पर नादिम हो। दूसरा है कि अगर उससे ज़्यादा अल्फाज को बढ़ाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ हर वो गुनाह का जो है और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। तो इस तरह जो है वो इस्तिग़फ़ार को किए जाए, मगर शर्त यह है कि उस वक्त वो नादिम हो इस्तिग़फ़ार करते हुए और अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, यानी इस्तिग़फ़ार करें। अच्छा, अब ये इस्तिग़फ़ार करते वक्त जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि तूबू, के तौबा करो, जो है तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। फिर ख़ुद फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कि मैं रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो ऐसी सूरत में यह है कि ये हम और आपके लिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो गुनाहों से मासूम हैं, गुनाहों से बिल्कुल पाक है, हुज़ूर को इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत क्या है? असल मामला ये उम्मत की तालीम है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करते हुए फ़ॉलो करेगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमारी जो है ना फॉलो करते हुए कि हम आका अलैहिस्सलाम को फ़ॉलो करें, उसके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार का तरीका बताया और फरमाया कि 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें। तो इसी तरह इस रात को अगर बंदा चाहे तो इस रात को 15वीं शाबान कोशिश करें लम्हा लम्हा इबादत में गुजारें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और सूरह यासीन शरीफ की कसरत करें,
इसी तरह सलात तस्बीह को पढ़ें। सलात तस्बीह बड़ी बरकत वाली सलात तस्बीह नमाज है, हाँ। उसको पढ़ें। इसी तरह ज़िक्र करें, इसी तरह महफ़िल में जाएं तो बयान सुने ताकि बयान सुनकर उसकी बरकतों को हासिल करें। इसी तरह इस नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज को अदा करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, अपने गुनाहों पर नादिम हों और अपने वो अफराद जिनके दिल दुखाए हों उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वजह यह है कि इस रात उन अफराद की बख्शिश नहीं होगी जिनका हुज़ूर अलैहि सलाम ने ख़ास तज़किरा फरमाया। उनमें एक माँ बाप के नाफरमान का इस रात बख्शिश नहीं होगी। आज हमारे माशरे में भी माँ बाप की नाफरमानी का सिलसिला बहुत बढ़ रहा है। इस रात वो जाकर सारी रात वो सरबत सुजूदी करता रहेगा मगर उसकी बख्शिश नहीं होगी जब तक वो माँ बाप को राज़ी नहीं करेगा। इसलिए माँ बाप का नाफरमान उसकी आज रात बख्शिश नहीं होगी। हुज़ूर ने फरमाया जादू करने वाले की आज रात बख्शिश नहीं होगी जब तक कि वो उससे तौबा ना करे। इसी तरह रिश्तों को तोड़ने वाला रिश्तों को तोड़ता है, ताल्लुक़ तोड़ता है, उसकी आज की रात बख्शिश नहीं होगी। कीना रखने वाला, आज के दौर में मेरी बहन मैं अर्ज़ करूँगा कि आज के लोगों के दिलों में हसद कीना बहुत बढ़ता जा रहा है। किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखना नहीं चाहते। आज की रात कीना रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले की बख्शिश नहीं होगी। तो इस तरह वो जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन जो है उन चीज़ों से तौबा करें ताकि आज की रात खुदा की रहमत को सही माना में वो हासिल कर सके। सही। अच्छा मौलाना साहब, जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, जिसका किसी का भी हक मारा हुआ है आप उसका हक अदा कर दें, माँ बाप के साथ सिला रहमी करें, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें, वहीं पर माफ़ कर देने वाला कितना बड़ा होता है, हमारे यहाँ माफ़ करने की कितनी अहमियत है और इसके कितने फ़वाइद हैं। मतलब अफ़ू दरगुजर से काम लेना, किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है और अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं तो उसकी कितनी बरकतें हैं, उसके कितने अजर हैं, उसके कितने सवाब हैं, ये ज़रा बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। अच्छा, अगर आप समझें तो मैं एक मसला भी अर्ज़ कर दूँ नमाज के हवाले से, अगर आप इजाज़त दे तो। जी। हाँ, चूँकि असल में हमसे ये सवाल करते हैं कि 15वीं शाबान में नफिल नमाज को जमात के साथ पढ़ी जाती है, तो बाज़ कहते हैं कि नहीं पढ़नी चाहिए जमात के साथ। तो इसकी मैं समझता हूँ कि आपके तवस्सुल से, आपके चैनल की तवस्सुल से थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, फिर मैं आपका जवाब पेश करता हूँ। जी। पहली बात यह है कि नफिल नमाज के बारे में पहले जो उलमा थे, उलमाए मुतक़द्दिमीन, उन्होंने नफिल नमाज को जमात से पढ़ने से मना फरमाया था और इस वजह से मना किया था कि लोगों को फ़र्ज़ नमाज की तरफ, जमात की तरफ वैसी रुग़बत थी, वो नमाज की तरफ जाते थे, जमात के साथ पढ़ा करते थे फ़र्ज़ नमाज को। तो अब नफिल नमाज को अगर पढ़ते थे, अगर जमात के साथ करने लगेंगे तो फ़र्ज़ की अहमियत के कम होने के इम्कान बनते थे। लोगों में इबादत का ज़ौक़ था कि वो फ़राइज़ की पाबंदी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इबादत का ज़ौक़ कम होता गया। अब जमात का टाइम होता है, लोग बाहर बैठे होते हैं, जमात पर नहीं आते, फ़र्ज़ पर नहीं आते। तो अब ऐसी जब नमाज़ों का मौका होता है, जैसे आज 6 जो रकात नवाफिल पढ़ी जाएंगी, आप देखेंगे मस्जिद भरी भी होगी। सलात तस्बीह के अंदर लोगों की कसरत की तादाद ज़्यादा होगी। तो अब उलमा कहते हैं, उलमाए मुताख़िरीन कहते हैं कि अगर लोग अगर नफिल नमाज में जमात के तौर पर आते हैं तो लाओ, आने दो, और आने के बाद वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाओ ताकि इस तरह वो दीन की तरफ आ तो रहे हैं ना, वो मस्जिद में आ तो रहे हैं ना। और उसके बाद ये है कि उसके साथ साथ ये है कि उनको दीन का शऊर दो, उनको दीन का पैगाम दो, उनको फ़र्जियत की बताओ ताकि लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका मिले। जैसे पहले दौर में मसला ये था कि कब्रिस्तान बंदा जाता था और मैयत को ले जाता था तो उस वक्त ऊँचे आवाज़ में ज़िक्र करने की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त यह था कि खामोश रहो और अपने मौत का सोचो। मगर बाद के उलमा ने देखा कि लोग दुनियावी बातें कर रहे हैं, कारोबारी बातें भी कब्रिस्तान में कर रहे हैं, तो फिर कहा कि कब्रिस्तान जाते वक्त अब ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ो। इसीलिए आज भी मैयत की अगर जो है वो डोले को उठाते हैं तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादत, और वो करते। पहले उलमा ने मना किया था। आज के उलमा ने दौर के देखा कि दुनियावी लहब में लग गए हैं, तो लोगों ने कहा, उलमा ने कहा कि आज के दौर में अगर कोई कलमा पढ़ता है मैयत को ले जाते हुए तो इजाज़त दी है। इसी तरह नफिल नमाज को जमात से पढ़ने की भी इजाज़त दी। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो माफ़ कर देने की, अफू दरगुजर से काम लेने की कितनी अहमियत है, इसका कितना अजर है, इसका कितना सवाब है। क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर भी दिया है तो बजाय इसके कि आप उससे बदला लें, आप उसके मामलात अगर अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन है इंसाफ करने में, और सबसे बेहतरीन इंसाफ जो है वो अल्लाह का ही होता है। तो मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इस इशू पे उनसे बात करूँगी, इस मौजू पे उनसे बात करूँगी। मौलाना साहब, जिस तरह से मैंने आपसे पूछा था कि इसका कितना बड़ा अजर होता है, जो माफ़ कर देता है उसके दर्जात कितने बुलंद हो जाते हैं? देखें, बहुत आपने अहम सवाल किया कि आज के दौर में लोग दिल दुखा देते हैं। जिसका दिल दुख जाता है वो फिर इतना सख्त भी हो जाता है कि वो सामने वाले को माफ़ नहीं करता। तो देखें, पहली बात यह है कि कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो रब ने आपकी गलतियों को माफ़ किया, जबकि वो रब होकर, वो हाकिम होकर, वो खालिक होकर, वो कादिर होकर आपको माफ़ कर रहा है, और आप बंदे होकर आपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, अपने किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कुरान ने फरमाया फलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। हुज़ूर ने, कुरान ने फरमाया कि माफ़ करो, दरगुज़र करो। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? ये इशारा दिया जा रहा है कि तुम अगर किसी बंदे की गलती को देखकर उसने तुम्हारा दिल आज़ारी किया, तुम्हारा दिल दुखाया, मगर तुमने अब सब्र व तहम्मुल करते हुए उसको जब माफ़ किया तो अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। तो ये एक माफ़ करने का ये भी एक बेहतरीन मौका है। चूँकि आज के दौर में जिस तरह आज की रात शब बरत में माफ़ी मांगना है रिश्तेदारों का, तो सामने वाला भी तो माफ़ करे ना। तो उसके लिए वो ये सोचे कि मैं अगर माफ़ करूँगा तो अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाएगा। और दूसरा देखें, सबसे बड़ी बात, जब फ़तेह मक्का के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फ़तहयाबी हुई और सामने जिन्होंने हुज़ूर पर तशद्दुद किया था, जुल्म व सितम किया था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जो है वो पथराव किया था, हुज़ूर को तकलीफ़ बेशुमार दी थी, और आज फ़तेह मक्का के मौके पर वो सारे दुश्मन मौजूद थे, मगर आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ा क्या था कि आका अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ फरमा दिया। और आज हम हुज़ूर के उम्मती हैं, अपने आप को हुज़ूर से मोहब्बत वाले कहते हैं, सुन्नती मुस्तफ़वी के पैरोकार कहते हैं, तो उससे बड़ा तो जुल्म हम पर नहीं हुआ होगा ना। तो ऐसी सूरत में अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को आइडियोलॉजी के तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं, तो हमारा तकाज़ा ये बनता है कि हम भी सब्र करें और दरगुज़र करते हुए सामने वाले को माफ़ कर दें। और जिस तरह मैंने अभी शुरू में ये आयत पढ़ी कि कुरान कहता है फलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि चाहिए कि माफ़ कर दो, दरगुज़र कर दो। क्या तुम नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? तो यहाँ पर यह है कि तुम माफ़ करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। तो ये इसीलिए इस रात भी आया कि ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, कि अल्लाह तू दरगुज़र फरमाने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, तू मुझे माफ़ी अता फरमा। तो आज आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ी अता फरमाए, तो आपको चाहिए कि जिसने आपको तकलीफ़ दी आप उसको भी माफ़ी अता कर, माफ़ कर दीजिए उसको भी। बिल्कुल माफ़ करना चाहिए, अफू दरगुज़र से काम लेना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं से बच्चे आगे फलते फूलते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार वालिदैन पर होता है। लेकिन वालिदैन की जो नाफरमानी करते हैं उन लोगों के लिए क्या है, और जो वालिदैन के फर्माबरदार हैं उनके लिए कितनी खैर व बरकत है? अल्लाह ताला ने माँ बाप की खिदमत के बदले में, सिले में कितने इनामात रखे हैं लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप के बारे में हुज़ूर ने यहाँ तक फरमाया कि जो माँ बाप को दुआ में याद न रखे अल्लाह उसके रिज़्क़ को तंग कर देता है। अब सोचिए कि अगर खाली माँ बाप को दुआ में याद ना रखने पर रिज़्क़ तंग हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप को दुआ में याद रखोगे तो रिज़्क़ बढ़ेगा, और माँ बाप को खाली दुआ करो तो रिज़्क़ बढ़े, और जो माँ बाप की खिदमत करे उनका रिज़्क़ कितना बढ़ेगा, उन पर कितना करम होगा। जिसने माँ बाप को राज़ी किया तो माँ बाप के दिल से जो दुआ निकलती है, तो मेरे आका फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन फ़ी हक़्क़ि औलादिही का दुआ नबी फ़ी हक़्क़ि उम्मतिही। फरमाया माँ बाप की दुआ उम्मती के हक़ में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती जो है, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक़ में। आप इससे बड़ा अंदाज़ा क्या कर सकते हैं कि माँ बाप की दुआ। ऐसी सूरत में ये बहुत मशहूर है कि हज़रत अलक़मा, जिनकी तकलीफ़ का वक्त आया सकरात का और ज़बान पर कलमा शरीफ नहीं आ रहा, आपकी ज़ौजा हुज़ूर की बारगाह में आई, अर्ज़ के रसूल ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा,
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से कहा, हज़रत बिलाल से कहा और एक और सहाबी से कि जाओ। वो गए और कलमा पढ़ा ले तो कलमा नहीं आया। हुज़ूर को बताया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या उनकी वालिदा हैं? कहने लगे हाँ। कहने लगे उनसे कहो वो आ सकती तो वो आएँ या हम आते हैं? तो हज़रत अलक़मा की वालिदा ने कहा नहीं मैं या रसूल मैं आती हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए और कहा कैसा? कहने अलक़मा बहुत अच्छा था, नमाजी था, जो है सदका व खैरात करता था, सखी था। हुज़ूर ने कहा ये तो ठीक है मगर कोई बात? कहने लगे या रसूल बहुत अच्छा था, नमाजी था, सदका व खैरात करता था। हुज़ूर ने कहा कलमा नहीं आ रहा उसकी ज़बान पर। कहा या रसूल उसने मेरा दिल दुखाया था, उसने मेरा दिल दुखाया था। वह अपनी बीवी की बातों को मानता था, मेरी बात नहीं मानता था। हुज़ूर ने कहा माफ़ कर दो। तो हज़रत अलक़मा की वालिदा ने कहा जी या रसूल मैंने माफ़ किया। तो हुज़ूर ने बिलाल से कहा, हज़रत बिलाल हबशी से, कि हो सकता है मेरे सामने शायद एहतरामन उन्होंने कह दिया हो मगर दिल से माफ़ ना किया हो। अंदर झाँको अलक़मा का क्या हाल है। हज़रत बिलाल ने अंदर झाँका तो हज़रत अलक़मा की ज़बान पर कलमा आ गया था। अब सोचिए कि माँ का दिल दुखाए तो मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, तो ऐसी सूरत में माँ बाप का दिल दुखाए तो कलमा नसीब ना हो तो इससे बड़ी क्या अज़ाब होगा, इससे बड़ा क्या अज़ाब होगा। ऐसी सूरत में आज की रात सारी रात वो सजदे करते रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा अगर उसने माँ बाप का दिल दुखाया है। उसने माँ बाप तो इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया कि हर गुनाह की सज़ा क़यामत में मिलेगी मगर माँ बाप का दिल दुखाया तो उसकी सज़ा दुनिया ही में मिलेगी। लिहाजा आज माँ के कदमों को चूमे, बाप के पेशानी को चूमे, उनसे माफ़ी मांगे ताकि आज की रात जब आए तो अल्लाह की रहमत से वो जो है वो दूर ना हो बल्कि अल्लाह की रहमत के आगोश में आ जाए। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि जो लोग किसी का हक मार लेते हैं, सिला रहमी नहीं करते, जायदाद खा जाते हैं, चाहे वो उनके बहन का हिस्सा हो, चाहे वो उनकी किसी रिश्तेदार का हिस्सा हो। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि अगर किसी शख्स की कोई एक औलाद है या किसी शख्स के यहाँ कोई औलाद नहीं है तो उसके बहन भाई उसका हिस्सा खा जाते हैं या उसके बहन भाई हिस्सा क्लेम करते हैं या उसके बहन भाई कहते हैं भाई फ़लाँ शख्स ने तो अपनी मर्ज़ी से हमें दे दिया। तो जो लोग किसी का भी हक मार लेते हैं, चाहे वो उनका रिश्तेदार हो, बहन हो, भाई हो, उनके लिए क्या हुक्म है? उनके लिए उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि उनकी ये गुनाह माफ़ हो जाएं और अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे और वो किसी का हक ना मारे? मतलब वो अगर किसी को हर्ट कर चुके हैं तो वो उससे जाके माफ़ी मांग लें, उनको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे अहम बात यह है कि इन आज की रात की, क्योंकि मौलाना साहब लोगों के दिल ना बहुत सख्त हो चुके हैं। लोग ये समझते हैं ठीक है जी हमने कर लिया, हमारी मर्जी, ऐसा ही था, ऐसे ही होगा। अपनी तरह से अपने तरीके से लोग सब चीज़ों को ना सही समझ रहे होते कि नहीं ठीक है हमने किसी के साथ ऐसा किया तो फला ने भी ऐसा किया था, तो फला ने भी ये किया था। लेकिन ये जो मसला है किसी का हक मार लेना, ये जो मसला है किसी की जायदाद में से हिस्सा ले लेना या किसी की जायदाद हड़प लेना, इसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए सबसे बड़ी बात ईमान की कमज़ोरी है, तवक्कुल ना होना। इसी वजह से वो बंदे को नहीं पता कि आज अमल है, हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा, अमल नहीं। आज जो वो अमल कर रहा है तो उसका वहाँ हिसाब देना होगा और जो कुछ मालूम आता वो किसी का गसब कर रहा है, खा वो उसके पास ज़ेरे साए है जिसकी वो कफ़ालत कर रहा है, जैसे भतीजा है, भांजा है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसकी विरासत पर काबिज़ है, तो याद रखना वो सारे के सारा हिसाब वहाँ देना होगा। और कुरान ने फरमाया फ़ी बुतूनिहिम नारा, कि उसके जो है उसके लिए ऐसा है जैसे उसके पेट में आग और उसको वहाँ जहन्नम में जो है जलाया जाएगा। तो ऐसी सूरत में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जो है उसमें जो कमी रहेंगी तो खाली माफ़ी मांगने से काम नहीं होता, खाली उसके बाद जाकर माफ़ी मांगने से भी काम नहीं होगा। उसका जो कुछ तदारुक हुआ, जो तलाफ़ी हुई, वो तलाफ़ी भी पूरी करेगा। अगर वो तलाफ़ी पूरी नहीं करता और वो गसब किया हुआ पर काबिज़ होकर बैठा हुआ है और उस सूरत में वो कह रहा है उसके बाद जाकर मुझे माफ़ कर दो, तो उस सूरत में वो जो तलाफ़ी हुई है उस तलाफ़ी को भी पूरा करे, वरना वो उस काबिज़ जो होगा, कुरान ने कहा, जैसे मैंने कुरान की आयत अर्ज़ की कि उसके इस तरह के उसके पेट में आग होगा, उसको जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये आग जो दुनिया की आग से कई गुना बढ़कर है, 100 गुना बढ़कर है, हम दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उस आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा खौफ खुदा का तकाजा ये होना चाहिए कि वो जिसकी हक तलफी की है उससे माफ़ी भी मांगे, उसको आगाह भी करें, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो गसब करते हैं और सामने वाले को बताते भी नहीं हैं। आगाह भी करें और जो कुछ भी उसका कब्ज़ा किया हुआ है वो उसको वापस लौटाएं
ताकि यह है कि यहीं वहाँ हिसाब से पहले यह हिसाब किताब को क्लियर करें। सही, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह। और बस यही दुआएं हैं कि आज की रात हमारी तमाम तर जायज़ ज़रूरियात हाजात को पूरा फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जिस से जो गलतियाँ हुई हैं वो एक दूसरे से अगर माफ़ी मांग लेंगे तो ये सब के लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि माफ़ कर देने वाला, अफू दरगुजर से काम लेने वाला बहुत बड़ा होता है। आज की शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो का जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा हमारे सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी नेकियों में इजाफा करते रहिए।